Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to lecture number 8 of your GS Economy lectures. Well, with this lecture we are going to start with another topic called banking sector. This particular topic is quite long, so we have to cover this topic in multiple lectures. Okay? आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे, बैंकिंग सेक्टर को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आप लोगों को. Alright? So let's take a look at what will we cover in this entire topic, banking sector. What will we cover? सबसे पहले we'll talk about the concept of banking. What is banking? What is the main function that banks perform? And what is the role of banking sector in the entire economy? वो सारी चीजें हम देखेंगे. फिर हम देखेंगे a brief history of banking in India. इंडिया में बैंकिंग सेक्टर कैसे इवॉल्व हुआ है, इंडिया में पहला बैंक कौन सा था और वो पहले बैंक से लेके आज के बैंक्स तक कैसी जर्नी रही है बैंकिंग सेक्टर की, वो देखेंगे. देन we'll take a look at types of bank in India. जैसे different types of banks होते हैं ना, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, लीड बैंक्स हो गए, पेमेंट बैंक्स हो गए, ये सारी चीजें. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स देखेंगे. फिर हम आ जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक के, वो होगा वेरियस इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद बैंकिंग. ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा इस टॉपिक का. व्हाई? बिकॉज इसी में ही हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर जनरली टॉक्ड अबाउट विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग सेक्टर, वो सारी चीजें हम इसमें करेंगे. फिर हम आ जाएंगे शैडो बैंकिंग सिस्टम. आपने ये टर्म सुना होगा, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उसको देखेंगे. और एंड में हम करेंगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स. ऑलराइट, तो बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग. अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग स्टार्ट करने से पहले ना आप याद करो, जब मैंने आपको मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का लेक्चर स्टार्ट करा था, जब वो करवाया था, वी टॉक्ड अबाउट मनी एंड हाउ मनी केम इनटू बीइंग. हमने करा था ना कि मनी से पहले होता था बार्टर सिस्टम, है ना. बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी विच वाज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. राइट, जैसे ही मनी डिस्कवर हुआ तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम खत्म हो गई और इकोनॉमी एक्सपैंड कर गई, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ गई. यू रिमेंबर दैट पार्ट ना? जब तक बार्टर सिस्टम था तब तक ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. आपको एग्जैक्टली वो बंदा ढूंढना है जिसके पास उसी चीज की शॉर्टेज है जो आपके पास सरप्लस है, और उस चीज का सरप्लस है जिसकी आपके पास शॉर्टेज है. ऐसे बहुत कम बंदे होते थे, इसीलिए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होती थी, और जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होंगी वहां कम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, और जहां कम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, वो गुड्स एंड सर्विसेज तो जीडीपी ही बताता है, वो पर्टिकुलर इकोनॉमी नीचे ही होगी, है ना. उसकी जीडीपी कम होगी, इकोनॉमी बेस लेवल पे होगी. बट जैसे ही सोसाइटीज ने मनी ढूंढ लिया वैसे ही इकोनॉमी एक्सपैंड करने लगी. एंड आई गेव द एनालॉजी कि ट्राइबल किंगडम से, ट्राइबल सोसाइटी से हमारी बड़ी बड़ी किंगडम्स बनने लगी, सिविलाइजेशन आने लग गई जैसे ही मनी डिस्कवर हुआ, बिकॉज मनी सॉल्व्ड अ फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. ठीक है, तो जैसे ही मनी डिस्कवर होता है सिविलाइजेशन बढ़ने लग जाती है. बट अभी भी एक और ऐसा स्टेप है, एक और ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मनी अकेला सॉल्व नहीं कर सकता, और उसी वजह से जो सिविलाइजेशंस हैं वो और एडवांस नहीं हो पा रही हैं, इकोनॉमिकली एडवांस नहीं हो पा रही हैं. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट तो सॉल्व कर दिया मनी ने, पर एक और प्रॉब्लम है जो मनी अकेला नहीं सॉल्व कर पा रहा है, और इसी वजह से इकोनॉमीज ग्रो नहीं कर पा रही हैं. अब वो प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना जरा. जैसे ही मनी आ गया ना इकोनॉमी में, सोसाइटीज में मनी आ गया तो इकोनॉमी बढ़ने लग गई. अब जैसे ही इकोनॉमी बढ़ने लग जाएगी ना, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसा आ जाएगा, सरप्लस पैसा आ गया बहुत लोगों के पास. ठीक है, तो जैसे ही इकोनॉमी एडवांस हुई, कुछ लोग ऐसे हो गए जिनके पास सरप्लस पैसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सरप्लस पैसा नहीं है. तो आई कैन से in a society there are always some people who have surplus cash and there are some people who have deficit of money. ऐसा होता ही है. ठीक है, अब ये एक प्रॉब्लम है. पता है क्यों प्रॉब्लम है? बहुत सारे लोग जिनके पास सरप्लस कैश है ना, सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, उनको पता नहीं उस पैसे का करना क्या है ना. उनके पास कोई आइडिया नहीं है, उनके पास पैसा तो आ गया पर उनको पता नहीं है उस पैसे से करना क्या है. वो उस पैसे से बस चीजें खरीदी जा रहे हैं, जैसे कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदी जा रहे हैं. उस पैसे से वो और वेल्थ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके पास कोई आइडिया नहीं है.
ठीक है। Whereas बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आइडियाज हैं, जिनके पास स्टार्टअप के आइडियाज हैं, जिनके पास बिजनेस के आइडियाज हैं, जिनके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी के बहुत सारे आइडियाज हैं, बट उनके पास पैसा नहीं है, राइट? तो अब इकोनॉमी में या पूरी सोसाइटी में ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिनके पास पैसा है उनको पता नहीं उससे करना क्या है, वो तो पैसा कमा लिया और वो लग्जरी आइटम्स में स्पेंड करी जा रहे हैं। जिनको पता है पैसे से वो क्या कर सकते हैं और इकोनॉमी को एक्सपैंड कर सकते हैं, नई इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, उनके पास स्टार्टअप्स के आइडिया हैं, उन लोगों के पास पैसा नहीं है, राइट? तो इसी वजह से इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है। मनी ने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, बट मनी ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा कि जिनके पास पैसा नहीं है पर आइडियाज हैं इकोनॉमी के, वो कैसे बिजनेस एक्सपैंड कर सके, वो कैसे इकोनॉमी एक्सपैंड कर सके। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आते हैं बैंक्स। बैंक्स कैसे करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व? जिन लोगों के पास सरप्लस पैसा है ना, बैंक्स उन्हें कहते हैं कि आपको पता नहीं इस पैसे का क्या करना है, आपकी तो तिजोरियों में पड़ा हुआ है, यू हैव these gold coins, you have this cash stored in your vaults, आपको पता ही नहीं इस एक्स्ट्रा पैसे का क्या करना है। आप एक काम क्यों नहीं कर लेते, आप ये पैसा मेरे पास डिपॉजिट कर दो। तो ये जो लोग हैं जिनके पास सरप्लस है वो कहेंगे मैं आपके पास डिपॉजिट क्यों करूं? बैंक कहेगा कि आप मुझे अगर पैसा दे दोगे ना तो मैं आपको हर साल ना इस पे 4% का इंटरेस्ट देता रहूंगा। Otherwise, if you had not deposited this money into my vaults, तो ये जो आपके पास पैसा है ये आपको कुछ कमा के नहीं दे रहा था, पर अगर आप अपना सरप्लस पैसा मेरे पास जमा कर देते हो तो मैं आपको इंटरेस्ट दे देता हूं कुछ। मेक सेंस? अब ये इनमें से कुछ लोग जिनके पास सरप्लस है वो इस बैंक के पास डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे कि यार इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है, राइट? अच्छा, इस बैंक के पास पैसा आ जाएगा। अब ये बैंक पता क्या करेगा, इन लोगों के पास, डेफिसिट वाले लोगों के पास आइडियाज है पर लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है, तो बैंक इनके पास जाएगा और इनको बोलेगा देख भाई ऐसा है, तेरे पास आइडियाज हैं पर तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पैसे की कमी मैं पूरी कर लेता हूं, तू मेरे से लोन ले ले और अपना बिजनेस चला ले, ठीक है? तेरा बिजनेस चलता जाएगा, जैसे जैसे तेरा बिजनेस चलता जाएगा उस हिसाब से मैंने तेरे को जितना लोन दिया है उस पे तू हर साल मुझे 6% इंटरेस्ट रेट देता रही हो। तो बैंक्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स जो सरप्लस वाले लोग हैं उनसे 4% पे पैसा ले रहे हैं और आगे जिनके पास डेफिसिट है उन्हें 6% पे पैसा दे रहे हैं, राइट? इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। मेक सेंस? बैंक को क्या मिल रहा है इसमें, 4% बैंक को देना पड़ रहा है इसको इंटरेस्ट रेट और 6% बैंक को मिल रहा है इंटरेस्ट रेट। ये जो डिफरेंस है ना 2% का, इसे हम कहते हैं स्प्रेड। ये बैंक को स्प्रेड मिल रहा है जिससे बैंक पैसा कमाता है। मेक सेंस? अब जैसे ही ये सिस्टम आ गया इकोनॉमी में, सोसाइटीज में, सिविलाइजेशन में, जब ये सिस्टम आ गया तो एक और प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो ये कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा सकते थे पर बढ़ा नहीं पा रहे थे बिकॉज दे हैड शॉर्टेज और पॉसिटी ऑफ फंड्स, उनको भी अब पैसा मिल गया। अब ये लोग इकोनॉमी एक्सपैंड करेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज बनाएंगे, नई नई चीजें करेंगे और इकोनॉमी आपकी और एक्सपैंड कर जाएगी और बढ़ जाएगी, है ना? मेक सेंस? तो बैंक्स ये एक लास्ट स्टेप, एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी और एक्सपैंड कर जाती है। मेक सेंस? अब मैंने आपको बताया था कि पहले होती थी ट्राइबल सोसाइटीज, जैसे ही मनी डिस्कवर हुआ बनने लग गई बड़ी बड़ी किंगडम्स, जैसे ही बैंक्स डिस्कवर हुए ना बनने लग गए बड़े बड़े एम्पायर्स। बैंक्स जब आ गए ना तो वही जो इकोनॉमीज हैं, जो किंगडम्स हैं छोटी छोटी, वो बड़े बड़े एम्पायर्स बनने लग गए। Only those empires have been successful in the history which had a solid banking foundation. जिन कंट्रीज या जिन किंगडम्स का अच्छा बैंकिंग सिस्टम था ना वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड करी हैं। आपको पता है ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा बन ही इसलिए पाया क्योंकि उसके पास एक सॉलिड फाइनेंशियल सेक्टर था, उसके पास एक सॉलिड बैंकिंग सेक्टर था, ठीक है? कितना भी कोई भी हिस्ट्री में एग्जांपल आप उठा लो आपको यह दिखेगा कि बैंकर्स ना हमेशा पॉलिटिक्स के पीछे रहे हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस हुई है ना उनका इकोनॉमिक बेस को संभालते थे ये बड़े बड़े बैंक्स। हिस्ट्री में कोई भी एग्जांपल उठा लो, यूरोप में ना जूइश बैंकिंग हाउसेस आए थे सबसे पहले। उसका रीजन ये है कि मिडीवल एज में ना जो मिडीवल एज का यूरोप होता था उसमें पैसे कमाने का ना एक ही जरिया होता था, लैंड से आप पैसा कमाते थे। अब जूस को ना जनरली जो क्रिश्चियंस होते हैं वो जूस को ना ब्लेम करते हैं फॉर डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो उस टाइम पे जो डोमिनेंट क्रिश्चियन कम्युनिटीज थी उन्होंने जूस को बैन कर रखा था कि ये लैंड ओन नहीं कर सकते। अब अगर जूस लैंड ओन नहीं कर सकते तो वो पैसा कहां से कमाएंगे? तो जूस के दिमाग में एक आइडिया आया,
क्यों ना हम पैसे से पैसा कमाते हैं। और ज्यूज ने ना पैसे से पैसा कमाना शुरू कर दिया थ्रू मेकिंग बैंक्स। और धीरे धीरे यूरोप के मिडीवल एजेस में बड़े बड़े बैंक्स बनने शुरू हो गए, जूइश बैंकिंग हाउसेस। ये जूइश बैंकिंग हाउसेस इतने पावरफुल हो गए थे कि ये पोप के इलेक्शंस को भी फाइनेंस करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो हमेशा जितनी भी बड़ी सिविलाइजेशन हुई है हिस्ट्री की अगर हम बात करें, या जितनी भी बड़े एम्पायर्स हुए हैं, उनके बेस पे ना जनरली बैंकिंग सेक्टर रहा है। बिकॉज बैंक्स क्या करता है, आपकी इकोनॉमी को और एक्सपैंड कर देता है। और एक्सपैंड कैसे करता है, जिनके पास और आइडियाज हैं कुछ करने के पैसे से, उनको पैसा प्रोवाइड कर देता है। तो एक तरह से इट इज ब्रिजिंग दिस गैप, बैंक्स आर ब्रिजिंग दिस गैप, right? Can I safely say that banks act as an intermediary between surplus and deficit? Make sense? तो banks एक तरह के intermediaries हैं between surplus and deficit, and that is why banks are known as financial intermediaries. Financial intermediaries. बैंक्स को हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहते हैं क्योंकि ये सरप्लस से पैसा उठा के डेफिसिट में देते हैं। और ये जो फंक्शन बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं ना सरप्लस और डेफिसिट के बीच का गैप ब्रिज करने का, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। मेक सेंस? यही चीज बैंक्स ने करी। बैंक्स थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एक्सपैंडेड द इकोनॉमी फर्दर। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि बैंक्स ने इकोनॉमी को और कैसे फर्दर एक्सपैंड करा। एक तो सरप्लस और डेफिसिट का गैप ब्रिज करा, उससे इकोनॉमी एक्सपैंड हुई। दूसरा, जो हमने मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक करा था, उसमें हमने करा था आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी। यू रिमेंबर दैट पार्ट? नाउ यू नो दिस दैट आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी इज नॉट पॉसिबल विदाउट बैंक्स। अगर बैंक्स ना हो तो आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी तो हो नहीं पाएगी। मेक सेंस? तो जैसे ही सोसाइटी में बैंक्स आने शुरू हुए ना, मनी मल्टीप्लायर लगना शुरू हो गया। और मॉनेटरी अथॉरिटीज जितने नोट प्रिंट करती थी, जितने कॉइन्स मिंट करती थी, उससे कहीं ज्यादा मनी सप्लाई होने लग गई। तो बैंक्स के आने की वजह से आपकी इकोनॉमी, आपकी सोसाइटी में मनी सप्लाई भी एक्सपैंड होगी बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ मनी। एंड ये गैप तो ब्रिज कर ही दिया सरप्लस और डेफिसिट का। मेक सेंस? ठीक है, तो बैंक्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट परफॉर्म द वाइटल फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। और इसमें बैंक्स को क्या प्रॉफिट होता है? वेल, बैंक स्प्रेड से पैसा कमाते हैं। मेक सेंस? हिस्ट्री में भी आप कहीं चले जाओ ना, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में या लेट मिडीवल एजेस में, ठीक है, तो बैंक्स हमेशा बहुत पावरफुल रहे हैं, बहुत पावरफुल रहे हैं। बैंकर्स और बैंक्स जो हैं वो कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को संभालते हैं। ठीक है, बेडरॉक ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं बैंक्स। आज की सोसाइटी में भी बैंक्स का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर? मेक सेंस? चलो अब यही चीज थोड़े साफ सुथरे डायग्राम में देख लेते हैं। बैंक्स क्या कर रहे हैं? सरप्लस से पैसा उठा के डेफिसिट में दे रहे हैं। ठीक है, और बैंक्स कमा रहे हैं स्प्रेड। वही एग्जांपल है 4%, 6%। अब आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो सरप्लस या डेफिसिट मैंने टर्म यूज करे ना, ये लेमन लैंग्वेज के टर्म है, ये लेमन टर्म्स हैं। ठीक है, एक बैंक के लिए ना जो डिपॉजिट्स उसके पास आते हैं वो होती हैं बैंक की लायबिलिटीज। ये हम कर चुके हैं, राइट? बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिट हो रहा है वो बैंक की लायबिलिटी है, बिकॉज बैंक वन डे और द अदर हैज टू रिटर्न दैट मनी बैक। वो उसका पैसा नहीं है। क्लियर? अच्छा, बैंक जो आगे लोन आउट कर रहा है पैसा, वो होते हैं बैंक के एसेट्स, बिकॉज इन ये जो लोन बैंक दे रहा है इससे बैंक पैसा कमा रहा है। जो भी आपके एसेट होते हैं उससे आप कमाते ही हो ना कुछ, तो इसीलिए दिस डेफिसिट जिसमें वो पैसा दे रहा है बैंक, ये बैंक के होते हैं एसेट्स और ये होते हैं बैंक की लायबिलिटीज। अच्छा, मैंने जो ये चीज बोली है ना कि यहां पे लिखा है सरप्लस, ये लिखा है डेफिसिट, इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं कहते। इकोनॉमिस्ट पता है क्या कहते हैं? सरप्लस की जगह यहां लिख दो आप सेविंग्स, और डेफिसिट की जगह यहां लिख दो आप इन्वेस्टमेंट। तो बैंक्स क्या करते हैं? लोगों की सेविंग्स उठा के अपने पास रखते हैं और उन्हीं सेविंग्स से आगे लोन आउट कर देते हैं बिजनेसमैन को। ये बिजनेसमैन इस पैसे से क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। मेक सेंस? ये जो बैंक से मैंने फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, मेरे पास आइडिया बिजनेस का, मैंने बैंक से लोन ले लिया, उससे मैंने प्लांट मशीनरी अपना कैपिटल वगैरह पे इन्वेस्ट कर दिया, कैपिटल गुड्स खरीद लिए, प्लांट मशीनरी एंड ऑल। तो बैंक्स ने एक तरह से क्या करा?
बैंक्स ने सेविंग्स को कन्वर्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट में. बैंक्स एक्चुअली ब्रिज द गैप बिटवीन सेविंग्स and investment, and that is why banks are known as financial intermediaries and they perform the function of financial intermediation. ये याद रखना हमेशा बात. Banks are financial intermediaries or they perform the function of financial intermediation. Why? Because they bridge the gap between savings and investment in the economy. Or we can rephrase that and we can say it is banks that convert savings into investment. मेक सेंस? ठीक है. अच्छा, जो बैंक्स के पास डिपॉजिट आ रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, अगेन दिस इज अ बैंक्स लायबिलिटी, एंड जो वो पैसा आगे दे रहा है वो उसके एसेट होते हैं. ये प्लीज रिमेंबर दिस, ये याद रखनी है आपने चीज. लायबिलिटीज, एसेट्स. हम ये चीज कर ही चुके हैं ना जब हमने बात करी थी NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज. तो एक बैंक का NDTL क्या होता है? उसके पास नेट टोटल कितने डिमांड डिपॉजिट्स हैं, कितने टाइम डिपॉजिट्स हैं. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं. ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम है ना, ये सिर्फ बैंक्स ही नहीं करते. देयर आर वेरियस अदर फाइनेंशियल कंपनीज दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज. ऐसी बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो लोगों से पैसा लेते हैं और आगे लोन आउट कर देते हैं या आगे पैसा डाल देते हैं. बट एक बैंक के ना और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो ये NBFCs नहीं परफॉर्म करती. ठीक है, NBFCs और बैंक्स में फर्क होता है. वो फर्क हम डिटेल में और करेंगे जब हम NBFC का टॉपिक करेंगे. बट यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी, it's not just the banks who perform the function of financial intermediation. There are other funds, there are other finance companies that form a part of financial sector, and financial sector as a whole performs the function of financial intermediaries. Banks और NBFC मिला के बनाते हैं आपके कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर, और यही फाइनेंशियल सेक्टर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम करता है. ठीक है, तो NBFC भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम करते हैं, बैंक्स भी करते हैं. बस बैंक्स के ना कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस होते हैं. बैंक्स और भी बहुत सारे बैंक्स के फंक्शंस हैं जो NBFC नहीं करते. NBFC सिंपल पैसा लेंगे लायबिलिटीज के फॉर्म में, आगे एसेट्स बनाएंगे. ठीक है, बाकी अगर आपके मन में सवाल आ रहे हैं सर और बता दो कि क्या फर्क है बैंक्स और NBFC में, तो जब हम NBFC करेंगे उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा. एज ऑफ नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड the function of financial intermediation and how important it is. Without financial intermediation, economy बढ़ ही ना पाती किसी भी कंट्री की, क्योंकि it is bridging the gap between savings and investment. ये savings को investment में convert कर रहा है, और investment तो economy के लिए important ही होती है. You remember ना why investment is important for the economy? GDP क्या थी? मैंने बोला था ये फॉर्मूला बार बार आएगा. GDP थी C plus I plus G plus X minus M. What is I over here? Investment. तो जितने भी प्राइवेट कॉर्पोरेट्स हैं वो पैसा लेते हैं बैंक से और आगे इन्वेस्ट करते हैं. तो लोगों की सेविंग्स, आपका मेरा पैसा जो बैंक्स में है ना, वो बैंक्स आगे लोन आउट करके इन्हीं कॉर्पोरेट से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं. राइट तो बैंक्स हम सबकी सेविंग्स को कन्वर्ट कर रहा है कंट्री की इन्वेस्टमेंट में, और इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी. मेक सेंस? ठीक है जी, बनती है बात. चलो, तो ये तो हमें समझ आ गया फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का पार्ट. ओके, यहां नीचे लिखा भी हुआ है, अपार्ट फ्रॉम बैंक्स एनबीएफसीज आल्सो टेक पार्ट इन फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. एनबीएफसीज भी करते हैं. चलिए थोड़ी और डेफिनेशंस देख लेते हैं. A bank is an institution that performs the basic function of lending and provides deposit facility. ठीक है? A bank acts as an intermediary between the savers and the borrower/investors. And that is why banks are called financial intermediaries. As a matter of fact, NBFCs are also called financial intermediaries, but banks are also called financial intermediaries. Okay? The banking sector performs three major functions. नंबर 1, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. आपकी सारी सेविंग्स एक जगह पे मोबिलाइज होती हैं. देन एलोकेशन ऑफ सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना. एंड लास्ट, ऑपरेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम. बैंक का ये मेजर फंक्शन है जो बैंक को ना एनबीएफसी से अलग करता है. बैंक्स आपका पेमेंट सिस्टम को भी फैसिलिटेट करते हैं.
कैसे? आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हो, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, डेबिट कार्ड यूज करते हो। ये सारी चीजें बिना बैंक्स के कैसे पॉसिबल थी? पेमेंट्स के बहुत सारे तरीके हैं ना, चेक होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आजकल यूपीआई, भीम ऐप के थ्रू, यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट होती है, तो वो बैंक्स के थ्रू ही होती है। बिना बैंक्स के पेमेंट भी नहीं हो सकती। बिना बैंक्स के सिर्फ पेमेंट का एक ही जरिया हो सकता है, वो है कैश। बट आज सब पूरे मॉडर्न इकोनॉमीज में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेमेंट्स एग्जिस्ट, है ना, वो बिना बैंक्स के पॉसिबल ही नहीं थे। तो बैंक्स एक्चुअली operate your payment system as well. The entire payment system of our country is possible because of these banks only. NBFCs जो है ना, वो क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं इशू करते। NBFCs आपके चेक और डिमांड ड्राफ्ट नहीं इशू करते। वो सिर्फ एक जगह से पैसा लेते हैं और आगे पैसा दे देते हैं। वो सिर्फ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कर रहे हैं। बट बैंक्स जो होंगे ना आपके, वो पेमेंट सिस्टम का भी पार्ट होंगे, पेमेंट सिस्टम को भी फैसिलिटेट करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। दो जब हम एनबीएफसी करेंगे तो और डिटेल में इसे करेंगे, बट यू शुड रिमेंबर कि बैंक्स फैसिलिटेट द पेमेंट सिस्टम। याद होगा जब हमने आरबीआई के फंक्शंस करे थे, या आरबीआई का जब हम स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो उसमें बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया भी था। आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है, एंड थ्रू दैट रेगुलेशन आरबीआई पेमेंट सिस्टम को भी रेगुलेट करता है इंडिया के, राइट? क्योंकि बैंक्स के थ्रू ही पेमेंट सिस्टम चल रहा है, और बैंक्स को कौन चला रहा है? आरबीआई। तो आरबीआई रेगुलेट कौन कर रहा है? आरबीआई। तो आरबीआई की एक कमिटी है, बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट, जो पेमेंट सिस्टम के लिए भी काम करती है। Again, why? Because banks facilitate payments. Alright? चलो, functions of banks आ जाते हैं। अब बैंक्स के जो फंक्शन उसे दो पार्ट में आप डिवाइड कर लेते हो। वन आर कॉल्ड प्राइमरी फंक्शंस, और प्राइमरी फंक्शंस क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, आगे लोन देना, ग्रांटिंग एडवांसेस, ये बैंक्स के प्राइमरी फंक्शन है। बट बैंक्स के कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं, एजेंसी फंक्शंस, जैसे फंड ट्रांसफर करवाना, एक जगह से दूसरी जगह फंड ट्रांसफर करवाना, रेमिटेंस सर्विसेज देना, चेक कलेक्शन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्सेट्रा। यूटिलिटी फंक्शंस भी होते हैं कि लॉकर की फैसिलिटी आपको दे रहा है, यूटिलिटी बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के बिल्स बैंक्स के थ्रू पे किए जा सकते हैं। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी बैंक्स हेल्प करते हैं, जैसे गवर्नमेंट की सब्सिडाइज्ड लोन स्कीम होती है ना, कि सब्सिडाइज्ड लोन दिए जाएं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, तो वो बैंक्स के थ्रू ही होते हैं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। तो बैंक्स भी आपके कंट्री के डेवलपमेंट फंक्शंस भी करता है अदा, और उसका प्राइमरी फंक्शन तो वो अदा कर ही रहा है। मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, वो चीज रिलेटेड होगी नेशनल इनकम अकाउंटिंग से। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इससे आगे बढ़ने से पहले, ये बिल्कुल ऑफ टॉपिक जा रहा हूं अभी मैं, बट जस्ट फॉर 5 मिनट्स, ठीक है? फिर हम बैंकिंग सेक्टर पे आएंगे, बस अभी ये 5 मिनट के लिए एकदम ऑफ टॉपिक बात करते हैं। हमने करा था कि जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, है ना, वेयर सी वॉज कंजम्पशन एंड आई वॉज इन्वेस्टमेंट। एक काम करते हैं, जीडीपी के ना अभी सिर्फ फर्स्ट 2 ड्राइवर्स पे फोकस करते हैं, ठीक है? इन दोनों को छोड़ देते हैं अभी, क्लियर? तो उस हिसाब से जो आपकी जीडीपी है ना, वो 2 जगह से आती है, या तो कंजम्पशन से या इन्वेस्टमेंट से। लोगों का पैसा कुछ कंजम्पशन में लग जाता है, जीडीपी पूरी की पूरी आपकी कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस? व्हाट डू यू थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट? क्या आपकी जीडीपी ज्यादा कंजम्पशन से आनी चाहिए, या आपकी जीडीपी ज्यादा इन्वेस्टमेंट से आनी चाहिए? क्या लगता है आपको? दोनों के अपने फायदे हैं, बट इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा फायदा है। अब इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा फायदा क्यों है? अगर इस साल आपकी जीडीपी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट का रोल था, तो ये ना इन्वेस्टमेंट आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ा देता है, आपकी जीडीपी की कैपेसिटी बढ़ा देता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी तक ना आपकी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही फैक्ट्री थी, ठीक है? और वो फैक्ट्री बनाती थी 100 कंज्यूमर गुड्स। अब एक साल में वो 100 कंज्यूमर गुड्स बनाती है, तो एक साल में कंज्यूमर गुड्स एक्सपेंडिचर कितना होता है इन 100 गुड्स पे, ठीक है? आपकी जीडीपी बन जाती है। बट मान लो अगर उस साल अगर टोटल एक्सपेंडिचर होता कि 100 आपने कंज्यूमर गुड्स खरीद लिए और कुछ पैसा आपने एक और फैक्ट्री बनाने में लगा दिया,
ठीक है। अगर एक साल में आप ऐसा करते हो कि कुछ कंज्यूमर गुड्स बनाते हो और कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हो, कैपिटल बनाते हो, कैपिटल गुड्स, है ना। तो अगर पहले आपके पास एक फैक्ट्री थी, अब आपने इन्वेस्टमेंट करके एक और फैक्ट्री बना दी, तो डोंट यू थिंक अगले साल आपकी पूरी इकोनॉमी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 200 गुड्स की, राइट। तो आपकी जीडीपी डबल होने के चांसेस, आपकी जीडीपी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पहले आपकी जीडीपी इससे ज्यादा नहीं हो सकती थी। पहले आपके कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज 100 से ज्यादा बन ही नहीं सकते थे, पर क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, तो फ्यूचर में आपने इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ा दी कि अब से 200 गुड्स भी बन सकते हैं इधर, राइट। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट एड्स टू द कैपेसिटी ऑफ योर इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ती है। तभी तो हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी, इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे बहुत फोकस होता है इकोनॉमिस्ट का। व्हाई? बिकॉज दे से दैट इन्वेस्टमेंट अलाउज कैपेसिटी बिल्डिंग। आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी बिल्ड होती है। अगर आपके कंट्री में सिर्फ एक रोड थी जो एक साल में 100 गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में अलाउ करती थी, अब आप इन्वेस्टमेंट करके 2 रोड्स बना देते हो, तो अब आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी कितनी है? 200 गुड्स ट्रांसपोर्ट करने की। तो अब आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विस की कैपेसिटी 200 गुड्स की है, तो आपकी कैपेसिटी ऐड हो रही है ना। तो आपकी जीडीपी की कैपेसिटी ऐड करता है इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एड्स टू द कैपेसिटी ऑफ योर इकोनॉमी। आपकी तो ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एक टाइम आएगा अगर आप ठीक से इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी यूएसए की इकोनॉमी की कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगी, कि आप यूएसए से भी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाओ, और फिर आपकी जीडीपी भी यूएसए से ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो हमेशा याद रखना, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में ना, जब हम इंडस्ट्री करेंगे और जब ये करेंगे हम बैंकिंग सेक्टर भी फर्दर, तो वील टॉक अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा आपके। मेक सेंस? तो इन्वेस्टमेंट ऑलवेज एड्स कैपेसिटी in your economy, and that is why banking sector or banks are important, because banks convert your savings into investment. That investment adds to your capacity and your economy as a whole flourishes, because आपकी इकोनॉमी अब बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ गई ना उसकी, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे, तभी फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो हम ऑफ टॉपिक गए थे, ऑफ रोड गए थे, ये अब खत्म होता है, वापस बैंक्स पे आ जाते हैं। चलो, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। वेल, इंडिया में ना बैंकिंग जो सेक्टर है या बैंकिंग जैसे फंक्शंस वैदिक टाइम से चलते आ रहे हैं। ठीक है, द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इज एज ओल्ड एज वैदिक पीरियड। ठीक है, मनु एक हिस्टोरिकल फिगर हुए हैं, ठीक है, इन्होंने लिखी थी मनुस्मृति। तो द बुक ऑफ मनु यानी कि मनुस्मृति कंटेन्स रेफरेंसेस रिगार्डिंग डिपॉजिट। मनुस्मृति में डिपॉजिट्स के बारे में लिखा है, एडवांसेस के बारे में लिखा है यानी कि लोन्स, पॉलिसी ऑफ लोन के बारे में लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में लिखा है। दैट मींस मनुस्मृति के टाइम पे जो वैदिक पीरियड में लिखी है, उस टाइम बैंकिंग सिस्टम शायद इंडिया में था, तभी तो उन्होंने इन बातों के बारे में लिख दिया। तो ये जो बैंकिंग से रिलेटेड जो फंक्शंस है ना, ये हिस्ट्री में, हमारी इंडियन हिस्ट्री में कई सालों से चलते आ रहे हैं, एंशियंट टाइम से चलते आ रहे हैं। ठीक है, नाउ वो जो इंस्टीट्यूशंस थे ना, जो एंशियंट टाइम्स में थे, उन्हें हम कहते हैं प्रोटो बैंक्स या प्रोटो बैंकिंग सिस्टम। प्रोटो बैंक्स वो बैंक्स थे जो मॉडर्न बैंक्स से अलग थे, पर फिर भी मॉडर्न बैंक्स वाले छोटे मोटे फंक्शंस करते थे, जैसे डिपॉजिट ले लिए, लोन दे दिया। ठीक है, क्लियर? तो ये प्रोटो बैंक्स तो इंडिया में काफी टाइम से रहे हैं, बट हम ये नहीं कहते कि बैंकिंग इस टाइम से स्टार्ट हुई है। इस टाइम में तो सिर्फ प्रोटो बैंक्स थे। मॉडर्न बैंकिंग इंडिया में जो प्रॉपर आज के डेट के हिसाब से, आज के जमाने के हिसाब से जिसे हम बैंक क्लासिफाई करते हैं ना, या बैंक की डेफिनेशन, बैंक का स्टेटस देते हैं, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम इंडिया में 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। इन इंडिया द फर्स्ट बैंक इन मॉडर्न सेंस, वैसे तो बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस पहले थे वैदिक टाइम में, बट फर्स्ट बैंक इन मॉडर्न सेंस वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये याद रखना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न बैंक, एस्टैब्लिश्ड इन 1770 एंड लिक्विडेटेड, यानी कि खत्म भी कर दिया, बंद भी कर दिया, बेच बूच भी दिया, इन 1829 to 32। ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश करा था कि इंडिया में एक बैंक होना चाहिए उनके खुद के काम के लिए। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज सेट अप 1770, लिक्विडेटेड इन 1829।
फिर ब्रीफ पीरियड के लिए ना एक और बैंक था जिसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, वो भी 1786 से लेके 1791 तक था। ठीक है, तो बहुत पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला, बंद भी हो गया। बट उसके बाद और भी बहुत सारे बैंक्स आए, बट एक बैंक ऐसा है जो आज तक सरवाइव करता है, एंड इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट बैंक। कौन सा होगा? इंडिया का ओल्डेस्ट बैंक आज कौन सा है जो 19th सेंचुरी में बना था पर आज तक सरवाइव कर रहा है? ठीक है, द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री कैसी है? मतलब द ओल्डेस्ट बैंक, द बैंक दैट स्टिल सर्वाइव्स। SBI की हिस्ट्री क्या है? द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक स्टिल इन एग्जिस्टेंस इज SBI। इट स्टार्टेड एज बैंक ऑफ कैलकाटा। पहले अंग्रेजों ने आके बैंक ऑफ कैलकाटा खोला 1806 में। ठीक है, फिर 1809 में दे रीनेम्ड दैट बैंक ऑफ कैलकाटा एज बैंक ऑफ बंगाल। उसका नाम चेंज कर दिया, थोड़ा और बड़ा भी हो गया। फिर उन्होंने 1840 में खोला बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में खोला बैंक ऑफ मद्रास। एंड एज यू गाइज ऑल नो, इफ यू डोंट नो देन यू लर्न अबाउट दैट, कि ब्रिटिश हिस्ट्री में ना, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा वर कॉल्ड प्रेसिडेंसी टाउन्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाउन्स थे या सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के। सारी पावर जो थी ना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की, वो इन 3 एरियाज में ही कंसोलिडेटेड थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिटीज थी फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन 3 शहरों में इन्होंने बड़े बड़े बैंक्स खोले। बैंक ऑफ बंगाल तो 1809 या 6 में ही बन गया, बैंक ऑफ बॉम्बे खोला 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। फिर इन्हें हम कहते थे प्रेसिडेंसी बैंक्स, बिकॉज ये जो तीनों शहर है ना, इन्हें प्रेसिडेंसी टाउन्स कहते थे। तो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स थे। फिर 1921 में इन्होंने सोचा, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को ना मर्ज कर देते हैं। तो इन 1921 दे मर्ज दीज 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स एंड क्रिएटेड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण होता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रहता है टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तो इंडिया 1955 में एक एक्ट निकालता है जिसका नाम है SBI एक्ट। उस एक्ट के तहत इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल ले लेती है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। पहले एक तरह का प्राइवेट बैंक था, इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल ले लेती है इंपीरियल बैंक का। प्राइवेट भी क्या मतलब, खैर इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल ले लेती है इंपीरियल बैंक का, और इंडियन गवर्नमेंट रीनेम्स इट एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपका बन जाता है SBI। दैट इज व्हाई दे से SBI इज द ओल्डेस्ट बैंक। व्हाई? बिकॉज ये कहां कब स्टार्ट हुआ था? 1806 में एज बैंक ऑफ कैलकाटा। धीरे धीरे बढ़ते 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 SBI बन गया। क्लियर? चलो, फेजेस ऑफ इंडियन बैंकिंग, ब्रीफ हिस्ट्री तो हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि इंडियन बैंकिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडियन बैंकिंग बैंक ऑफ हिंदुस्तान से लेके आज जो मॉडर्न जमाना है 2020 तक कैसे इवॉल्व करी है। ठीक है, तो इंडियन बैंकिंग प्री इंडिपेंडेंस टाइम से लेके आज तक किन किन फेजेस से गुजरी है। तो अगर हम पूरी इंडियन बैंकिंग की, मॉडर्न इंडियन बैंकिंग की एवोल्यूशन को फेजेस में डिवाइड करें ना, तो वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 फेजेस। ठीक है, एक तो प्री इंडिपेंडेंस फेज है, मतलब 1947 से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान बैंकिंग सिस्टम कैसा था वो फेज होगा। देन आता है आपका प्री नेशनलाइजेशन फेज, कि इंडिपेंडेंस हो गई, अब प्री नेशनलाइजेशन फेज। प्री नेशनलाइजेशन फेज क्यों? क्योंकि 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा था कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स है ना, मेजर सबको फोर्सफुली गवर्नमेंट उनका टेक ओवर कर ले, गवर्नमेंट ओनरशिप के अंडर आ जाए। पहले वो प्राइवेट थे, गवर्नमेंट ने सारे बैंक्स अपने कंट्रोल में ले लिए, गवर्नमेंट ओनरशिप के कर दिए। तो उस चीज को हम कहते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। व्हेन गवर्नमेंट टुक ओवर द ओनरशिप ऑफ प्राइवेट बैंक्स, दिस इज नोन एज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ना 1947 से लेके 1969 तक जब नेशनलाइजेशन की गई थी बैंक्स की, वो जो ब्रीफ पीरियड है उसे हम प्री नेशनलाइजेशन फेज कहते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री नेशनलाइजेशन। फिर 1969 के बाद आपका फेज आता है नेशनलाइजेशन फेज, जब बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, गवर्नमेंट कंट्रोल में ले आए। ठीक है, नेशनलाइजेशन फेज आपका चलता है 1991 तक। 1991 में आप डिसाइड करते हो कि नेशनलाइजेशन इज मोर ऑफ अ बर्डन। ठीक है, नेशनलाइजेशन से बैंकिंग सिस्टम आपका खराब हो रहा है,
उस टाइम आप डिसाइड करते हो 1991 में कि बैंकिंग सेक्टर को लिबरलाइज कर दिया जाए। As some of you guys know कि 1991 में इंडिया में मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था जिसको हम कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इंडिया का पूरा इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज कर दिया था इसने। तो अगर ये रिफॉर्म्स, LPG इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज कर रहे हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर कहां से पीछे रह जाए। जब पूरी इकोनॉमी चेंज कर रहे हैं तो इन्होंने कहा बैंकिंग सेक्टर को भी आप लिबरलाइज करो, प्राइवेटाइज करो, ग्लोबलाइज करो। पहले प्राइवेट बैंक्स बहुत कम थे। 1991 के बाद आपने गवर्नमेंट ने जो बैंक्स थे उन पे अपना कंट्रोल कम करना शुरू कर दिया और प्राइवेट बैंक्स की एंट्री अलाउ कर दी। नए प्राइवेट बैंक्स आने लग गए, HDFC, ICICI, ये एक्सिस बैंक, ये 1991 के बाद आए हैं, लिबरलाइजेशन फेज में आए हैं। ठीक है, तो आज का फेज है लिबरलाइजेशन। वैसे कई बुक्स में इस लिबरलाइजेशन फेज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अर्ली लिबरलाइजेशन, फर्दर लिबरलाइजेशन। ठीक है, पर हम इसको एक ही पार्ट में देखेंगे कि 1991 के बाद ऐसे क्या कारण थे कि गवर्नमेंट ने सोचा कि बैंकिंग सेक्टर को भी लिबरलाइज किया जाए। ठीक है, सो वी विल स्टडी इन ब्रीफ ईच ऑफ दीज फेजेस। ठीक है, तभी हमें समझ आएगा कि 1991 में हमने लिबरलाइज क्यों करा। ब्रीफ हिस्ट्री हमें बैंकिंग सेक्टर की पता होनी चाहिए, तभी वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड why do banks behave the way they do now। ठीक है, तो 4 फेजेस हैं, प्री इंडिपेंडेंस फेज, प्री नेशनलाइजेशन फेज, नेशनलाइजेशन फेज, लिबरलाइजेशन फेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोरों के टाइम पे कैसा था, प्री इंडिपेंडेंस फेज कैसा था। ऑलराइट, चलिए तो हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज की, विच कैन बी ऑल्सो कॉल्ड द ब्रिटिश फेज। ठीक है, सो टिल 1947 देयर वाज अ लार्ज प्रेजेंस ऑफ स्मॉल बैंक्स। ठीक है, ग्रेटर देन 600। तो पता कैसा स्ट्रक्चर था बैंकिंग का प्री इंडिपेंडेंस टाइम में कि बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स थे और कुछ बड़े बड़े बैंक्स थे, जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या उससे पहले प्रेसिडेंसी बैंक्स। तो कुछ बड़े बड़े बैंक्स थे और बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स थे। ठीक है, फॉर मेनी इयर्स प्रेसिडेंसी बैंक्स हैड एक्टेड एज क्वाजी सेंट्रल बैंक्स अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ RBI। ठीक है, जैसे कि आप अभी जानते हो कि एक तो होते हैं बैंक्स, अभी करंटली पूरे इंडिया में है बैंक्स। इन बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए एक है सेंट्रल बैंक। रेगुलेट करने के लिए आपने एक सेंट्रल बैंक बनाया हुआ है जिसे हम RBI भी कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हर इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया के केस में इसे RBI कहते हैं, USA में फेड रिजर्व कह देंगे। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक का काम करता है RBI। बट जब तक RBI नहीं बना था तो बैंकिंग सेक्टर को इंडिया में कौन रेगुलेट करता था? यही प्रेसिडेंसी बैंक्स ही करते थे। प्रेसिडेंसी बैंक्स भी थे और बैंकिंग सेक्टर के लिए ये सेंट्रल बैंक का भी फंक्शन अदा करते थे। दैट इज व्हाई दे वर कॉल्ड क्वाजी सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, अब प्रेसिडेंसी बैंक्स या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्वाजी सेंट्रल बैंक्स टिल RBI वाज फॉर्म्ड। एंड व्हेन वाज RBI फॉर्म्ड? ये आप पहले अपने नोट्स में देख चुके हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 1935 अंडर RBI एक्ट। ठीक है, 1934 में आया था RBI एक्ट, जिसके तहत 1935 में RBI बना है। एंड RBI was formed on the recommendations of Hilton Young Commission। 1926 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिठाया था हिल्टन यंग कमीशन, विच वाज आल्सो नोन एज रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी। क्लियर? तो उस हिसाब से RBI बना और फिर RBI बनने के बाद पूरे बैंकिंग सेक्टर को अंटिल 1947 RBI रेगुलेट करता था, इवन आफ्टर 1947 आज तक करता है। ठीक है, और ये नीचे कुछ बैंक्स के एग्जांपल है जो प्री ब्रिटिश एरा में बने थे, सॉरी प्री ब्रिटिश नहीं, प्री इंडिपेंडेंस एरा में बने थे। इलाहाबाद बैंक बना था 1865 में, पंजाब नेशनल बैंक इन 1894, बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये तब बने थे प्री इंडिपेंडेंस एरा में। अब ये तो हमने देख लिया थोड़ी सी हिस्ट्री, प्री इंडिपेंडेंस फेज में बैंकिंग सेक्टर था कैसा। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में बैंकिंग सेक्टर था कैसा। देखो, प्री इंडिपेंडेंस एरा में कुछ तो थे बड़े बड़े बिग बैंक्स और कुछ थे स्मॉल बैंक्स। ठीक है, ये जो बिग बैंक्स होते थे ना, दे यूज्ड टू डोमिनेट द एंटायर बैंकिंग सेक्टर। ये छोटे छोटे बैंक्स का तो कुछ खास मतलब इनका कुछ खास फुटप्रिंट ही नहीं होता था, इनके बहुत थोड़े कस्टमर्स होते थे, कुछ भी इनका रोल इतना खास नहीं होता था। ये बैंकिंग सेक्टर को डोमिनेट करते थे। नाउ ये जो बिग बैंक्स थे ना, इनका मेन पर्पस पता है क्या था?
to finance the colonial government for empire building activities. तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो हमारी थी उसका मेन पर्पस क्या था कि इंडिया को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करना और इंडिया को प्रॉपरली अपनी कॉलोनी मेंटेन करना। तो जो कॉलोनियल एरा के बड़े बड़े बैंक्स होंगे उनके मेन कस्टमर कौन होते थे? कॉलोनियल गवर्नमेंट ही होती थी। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े बैंक्स होते थे, ये जो थे ना, ये ज्यादातर इनका कस्टमर बेस या ये केटर करते थे एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटीज को ही। इनकी तरफ से जो फाइनेंस आता था, वो जो भी इनके पास सेविंग्स आती थी, वो सारी की सारी ये सेविंग्स चैनलाइज करते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट की डिमांड्स के लिए, ब्रिटिशर्स की डिमांड्स के लिए। जैसे रेलवे बनानी है तो उसके लिए, रेलवे लाइंस बिछानी है तो उसके लिए फाइनेंस आ रहा है। तो एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स आपकी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती थी। तो ये तो केटर करते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट की डिमांड्स को। ठीक है, अच्छा, ये जो छोटे छोटे बैंक्स थे ना, ये केटर करते थे इंडियंस जो बड़े बड़े मर्चेंट्स नहीं बन गए थे, जैसे टाटास, बिरलास वगैरह जो थे, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जो इंडियन मर्चेंट्स थे, बजाज फैमिली होगी या ये बिरला फैमिली होगी, मारवाड़ी फैमिलीज थी बहुत सारी। क्लियर? तो कुछ इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा रिच हो रही थी ब्रिटिश टाइम्स में, तो उनकी नीड्स को केटर कर रहा था ये छोटे छोटे बैंक्स। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो एक तो करा जा रहा है कॉलोनियल एक्टिविटीज के लिए, एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए, या ये जो बिग मर्चेंट्स हैं, इंडियन मर्चेंट्स हैं, इनकी कमर्शियल नीड्स को फुलफिल किया जा रहा है। ठीक है, तो उस समय का जो बैंकिंग सेक्टर था, वो किन की डिमांड्स को या किन को केटर करता था? या तो ब्रिटिशर्स को करता था, कॉलोनियल गवर्नमेंट को, या इन बड़े सेठों को, इन बड़े मर्चेंट्स को केटर करता था। जो आम पब्लिक है उन तक ये बड़े बैंकिंग सर्विसेज पहुंच ही नहीं पाती थी। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो बैंकिंग सेक्टर था, इट यूज्ड टू केटर टू ओनली एलीट्स, इट यूज्ड टू केटर टू ओनली एलीट पीपल, या तो कॉलोनियल गवर्नमेंट या ऑल ऑफ दीज बिग मर्चेंट्स, इन्हीं को ही केटर करता था। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम की जो बैंकिंग थी ना, वो क्लास बैंकिंग थी, नॉट मास बैंकिंग। क्लास बैंकिंग यानी कि बड़ी बड़ी क्लासेस के लोगों की ही फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर रहा था। आम जनता हो गए, आम जो शहरी हो गए, आम फार्मर्स हो गए, स्मॉल पेजेंट्स हो गए, स्मॉल इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, उन तक तो इनकी फैसिलिटी पहुंचती नहीं थी। तो इन दैट एरा द बैंकिंग सिस्टम वाज मोर ऑफ क्लास बैंकिंग रादर देन मास बैंकिंग। मास बैंकिंग थी नहीं, क्लास बैंकिंग थी। आम आदमी की नीड्स, यहां आम आदमी की पैसे की नीड्स ये बैंक्स नहीं पूरे करते थे। फिर आम आदमी की, आम पेजेंट, आम फार्मर की जो फाइनेंस की नीड्स है, वो कौन पूरी करता था? मनी लेंडर्स। गांवों में मनी लेंडर्स होते थे, वो पूरी करते थे। ठीक है, अब जैसा कि थ्रू आउट हिस्ट्री, हमारी कोई भी हिस्ट्री बुक उठा के देख लो, आपको यही मिलेगा कि ये मनी लेंडर्स बहुत एक्सप्लॉयटेटिव होते थे। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे और बहुत एक्सप्लॉयट करते थे पेजेंट्स वगैरह को। तो हमारे जो पेजेंट्स वगैरह हैं, जो आम जनता है, क्लोज टू 90% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, वो बेचारी एक्सप्लॉयट हो रही है। और जो 10% एलीट्स हैं, इंक्लूडिंग द यूरोपियंस, वो ऐश कर रहे हैं, उनको प्रॉपर बैंकिंग सर्विस मिल रही है, कमर्शियल बैंक्स की सर्विस मिल रही है। ठीक है, तो ऐसा सा सिस्टम था। या तो कॉलोनियल गवर्नमेंट एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए फाइनेंस ले रही है, और ये एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटीज थी क्या? हमें और एक्सप्लॉइट करने के लिए तो करी जाती थी। तो हमारी सेविंग्स वर यूटिलाइज्ड टू एक्सप्लॉइट अस ओनली थ्रू दिस। ठीक है, या इनके कमर्शियल इंटरेस्ट देखे जाते थे। मेक सेंस? ठीक है, तो उस टाइम पे बैंकिंग वाज नॉट मास बैंकिंग, इट वाज क्लास बैंकिंग। ठीक है, और ये चीजें ना, इंडिया की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है ना, वो थोड़ी सी ना इसलिए डिफरेंट है बाकी कंट्रीज की नेशनलिस्ट मूवमेंट से। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनलिस्ट जब फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी टारगेट करते थे। पढ़े लिखे लोग वो कर रहे थे ना स्ट्रगल वगैरह, बाकी कंट्रीज में भी पढ़े लिखे लोग कर रहे थे, बट इंडिया के जो लोग थे ना, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, हु वर स्ट्रगलिंग, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो कर रहे थे, वो ब्रिटेन के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के, कॉलोनियल गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी देखते थे। और हमारे
सारे इंडियन नेशनलिस्ट ने ये एस्पेक्ट देख लिया था। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और इवन वे बैक इन 19th सेंचुरी दादा भाई नारोजी ने पहली बुक लिखी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी उन्होंने दी थी, है ना। बुक का नाम था इकोनॉमिक एंड अन ब्रिटिश रूल, कुछ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ उन्होंने थ्योरी दी थी। खैर, मेरे ये सारी बातों का पॉइंट ये है कि इंडियन नेशनलिस्ट ने ये एस्पेक्ट देख लिया और इंडियन नेशनलिस्ट ने सोचा कि जब हमें फ्रीडम मिलेगा ना, जैसे ही हम गोरों से आजाद हो जाएंगे, ब्रिटिशर से आजाद हो जाएंगे, तब हम इस क्लास बैंकिंग को कन्वर्ट कर देंगे मास बैंकिंग में। वी वांट दैट आवर बैंकिंग सिस्टम, आवर फाइनेंशियल सिस्टम शुड केटर टू द नीड्स ऑफ आम मासेस, कॉमन मैन। सिर्फ एलिट्स को ना वो केटर करे, आम आदमी को भी केटर करे, राइट। तो उस टाइम पे रिजॉल्व इन्होंने बना लिया था कि जैसे ही ये खत्म होएगा ना ब्रिटिश फेज, हम आ जाएंगे मास बैंकिंग की तरफ। हम ऐसे चेंजेस करेंगे बैंकिंग सेक्टर में कि मास बैंकिंग हो। क्लियर, मेक सेंस। देख भी लेते हैं कुछ फीचर्स प्री इंडिपेंडेंस एरा के। इन दोज डेज देयर वर स्मॉल बैंक्स ऑपरेटेड बाय इंडियंस एंड मोस्ट ऑफ देम वर ओन्ड बाय कम्युनिटीज, ठीक है, बड़ी बड़ी मर्चेंट कम्युनिटीज। अंटिल 20th सेंचुरी बैंकिंग सेक्टर वाज मोस्टली डोमिनेटेड बाय यूरोपियंस। जो बड़े बैंक्स थे वो यूरोपियंस के थे, छोटे छोटे जो बैंक्स थे ना वो थे इन कम्युनिटीज के, इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज के। The objective of the banks in colonial era was mainly helping colonial rulers in raising resources for empire building activities and facilitating trading activities of numerically small number of merchants, ठीक है। तो एक तरफ फाइनेंस जा रहा है, पूरी की पूरी सेविंग्स जो हमने करा था ना, सरप्लस डेफिसिट, तो सरप्लस जो है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू एक तरफ जा रहा है एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटीज की तरफ, और दूसरी तरफ जा रहा है ये जो स्मॉल नंबर ऑफ मर्चेंट कम्युनिटीज हैं इनके कमर्शियल इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है। आम आदमी तक ये आपका सरप्लस पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्री नेशनलाइजेशन फेज, ठीक है ना। ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज है ना, इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा हम कुछ चेंजेस करके देखते हैं। इन्होंने कुछ चेंजेस भी करे, जैसे 1955 में इन्होंने इंपीरियल बैंक को बना दिया SBI, ठीक है। फिर 1960 में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के बैंक्स थे, जैसे पटियाला की स्टेट का बैंक था, बीकानेर की स्टेट का बैंक था, त्रावणकोर जो प्रिंसली स्टेट है उसका बैंक था। तो पहले तो उन्हें नेशनलाइज करा, बन गया स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, ये बन गया। फिर इनको 1960 में आपने बना दिया स्टेट बैंक एसोसिएट्स, ठीक है, तभी इनका नाम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था, ये था, तो ये एसोसिएट बैंक्स हो गए। अब जब SBI को, सबसे इंडिया के सबसे बड़े बैंक को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया ना, तब गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम करते हैं ना अपना काम। सब गवर्नमेंट ने कहा कि हम अब करेंगे SBI, क्योंकि अब हमारी ओनरशिप के अंडर है, हम इसे मास बैंकिंग में यूज करेंगे। ये SBI पहले केटर करता था यूरोपियंस को या बड़े मर्चेंट्स को, हम इसी SBI को यूज करेंगे लोन देने के लिए एक आम आदमी को, आम आदमी तक फाइनेंस पहुंचाएंगे, ये सोचा इन्होंने। फिर उन्होंने सोचा कि SBI के पास जो सेविंग्स आ रही है उसे अब हम एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटीज में नहीं लगाएंगे, नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में लगाएंगे, जिससे इंडिया की डेवलपमेंट हो। तो इंडिया जब आजाद होता है तो इंडिया के दो मेजर गोल्स होते हैं। एक, आप क्लास बैंकिंग को मास बैंकिंग में कन्वर्ट करो। नंबर 2, जो सेविंग्स बैंकिंग सिस्टम में आ रही है, सरप्लस बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है, उस सरप्लस को आप चैनलाइज करो नेशन बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स में। जैसे कि जितनी भी ये सेविंग्स आई हैं उनको यूज करो बड़े बड़े डैम्स बनाने में, पावर प्रोजेक्ट्स बनाने में, रोड्स ब्रिजेस बनाने में, नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में उन्हें यूज करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस में पहला स्टेप लिया SBI को नेशनलाइज करने का, मतलब खुद के कंट्रोल में, और सोचा कि ये सबसे बड़े बैंक को हम इन कामों के लिए यूज करेंगे। बट गवर्नमेंट ने ये स्टेप तो लिया, पर ये स्टेप कुछ काम का नहीं हुआ। मतलब थोड़ा तो फायदा हुआ कि सबसे बड़ा बैंक से अब आप मास बैंकिंग करोगे, नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज करोगे, पर इतने बड़े लेवल का फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या रीजंस थे वो देखते हैं। इन 1947 बैंक्स वर स्मॉल एंड सफर्ड फ्रॉम हाई रेट ऑफ फेलियर। होता क्या था, हमने करा था ना प्री इंडिपेंडेंस एरा में, क्या था,
कुछ बड़े बड़े बैंक से इंपीरियल बैंक जैसे हो गया यूरोपियंस वाले, और कुछ छोटे छोटे बैंक्स थे। अब 1947 के बाद ना ये जो छोटे छोटे बैंक्स हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा फेलियर्स हो रहे थे, बहुत सारे बैंक्स बंद होते जा रहे थे, फेल होते जा रहे थे, राइट। अब जब बैंक्स ये फेल होते जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? जब बैंक्स फेल होने लग जाएंगे, जब मान लो अभी इंडिया में बैंक्स फेल होने लग जाएं, तो अब आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है आप बैंक में डिपॉजिट करोगे? बिल्कुल भी नहीं डिपॉजिट करोगे, क्योंकि आपको लगेगा क्या पता कब ये बैंक फेल हो जाए और मेरा डिपॉजिट खत्म। यस बैंक के साथ यही हुआ था ना, लोगों का पैसा डूब गया क्योंकि यस बैंक फेल हो गया। तो 1947 के बाद ये जो छोटे छोटे बैंक्स थे, दे सफर्ड फ्रॉम हाई रेट ऑफ फेलियर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पब्लिक कॉन्फिडेंस वाज लो। पब्लिक कॉन्फिडेंस बैंकिंग सेक्टर में लो था, एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन वाज आल्सो वेरी स्लो। अब अगर पब्लिक कॉन्फिडेंस बैंकिंग सेक्टर में लो होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर पब्लिक कॉन्फिडेंस बैंकिंग सेक्टर में लो होगा, यू नो हाउ बैंक्स फंक्शन, यहां से सेविंग्स आती है और इन्हीं सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। बट अगर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग सेक्टर लो होगा तो लोग पैसा ही नहीं डिपॉजिट करेंगे बैंक्स में सेविंग्स नहीं आएंगी ज्यादा, बैंक्स में सेविंग्स नहीं आएंगी तो ये बैंक इन्वेस्टमेंट कैसे करवाएंगे, बैंक आगे फाइनेंस कैसे करेंगे, राइट। अब इंडिया में तो आप चाहते हो ना कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मास बैंकिंग और नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में जाए, पर जब बैंकों के पास पैसा ही नहीं आएगा तो बैंक आगे कहां से देंगे, है ना। बिकॉज पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंक्स वाज लो। एक एसबीआई में सारे लोगों का कॉन्फिडेंस था। अच्छा, एसबीआई में सारे लोगों का कॉन्फिडेंस क्यों था? वेल, एसबीआई गवर्नमेंट का बैंक है, अगर एसबीआई फेल भी हो जाए तो भी गवर्नमेंट पैसा लेके लोगों का पैसा चुका देगी। गवर्नमेंट बैंक्स का ना ये फायदा होता है, अगर गवर्नमेंट बैंक्स फेल हो जाए तो गवर्नमेंट पैसा डाल के उसको चला देगी, ठीक है, तो लोगों के डिपॉजिट सेफ रहते हैं। तो लोग ना एसबीआई में तो पैसा डालने लगे, बाकी सारे बैंक्स फेलियर से हो रहे थे, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग वाज लो, देयर वाज नॉट मच सेविंग्स दैट वर चैनलाइज्ड इनटू द बैंकिंग सिस्टम। पूरे बैंकिंग सिस्टम में पैसा ही नहीं आ रहा, सिर्फ एसबीआई में थोड़ा बहुत जा रहा है, बस थोड़ा बहुत। वैसे ओवरऑल पब्लिक कॉन्फिडेंस लो था, एंड पीपल कंटिन्यू टू रिलाई ऑन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यानी कि मनी लेंडर्स, ठीक है। Soon after independence, the view that banks from colonial heritage were biased in favor of working capital loans for trade and large firms, and against extending credit to small scale enterprises, agriculture, commoners gained prominence. सारे लोग ये मानने लग गए कि जो कॉलोनियल एरा के ये जो बैंक्स चल रहे हैं, ये सिर्फ बड़े बड़े सेठों को, बिजनेसमैन को ही लोन देते हैं, ये स्मॉल एंटरप्राइजेस को, एग्रीकल्चर को, कॉमनर्स को लोन ही नहीं देते, मास बैंकिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि ये कॉलोनियल हेरिटेज के बैंक्स हैं, ठीक है। To ensure better coverage of banking needs of larger parts of the economy and rural constituencies, the government of India nationalized Imperial Bank, ठीक है। तो मास बैंकिंग करवाने के लिए आपने इंपीरियल बैंक को एसबीआई तो बना दिया, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1955। ये आपने कर दिया, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम क्या मेन फेस कर रहे थे जो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस प्री नेशनलाइजेशन का टाइम है, ठीक है। फिर ये आगे हिस्ट्री है, वो अभी हम देखते हैं। मेन प्रॉब्लम है, एक पब्लिक कॉन्फिडेंस इतना कम है कि आप डिपॉजिट्स ही इतने रेज नहीं कर पा रहे, सेविंग्स यूज ही नहीं कर पा रहे, आपके बैंकिंग सिस्टम में पैसा ही नहीं जा रहा। अब इंडिया को इन सेविंग्स की रिक्वायरमेंट है जो लोग डाल नहीं रहे। व्हाई? बिकॉज इंडिया व्हेन इट गॉट इंडिपेंडेंस वाज अ पुअर कंट्री। अगर इंडिया को डेवलप करना है, इंडस्ट्रियली एडवांस होना है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करने हैं, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स वगैरह बनानी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? इन बैंकिंग सिस्टम से आएगा। बैंकिंग सिस्टम के पास पैसा कहां से आएगा? लोग अगर डिपॉजिट करेंगे, लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे, बैंकिंग सिस्टम पे पैसा नहीं है फाइनेंस देने को, इंडिया के डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो रहे, नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज पूरी नहीं हो रही क्योंकि पैसा ही नहीं आ रहा लोगों की तरफ से, ठीक है। तो एक तो ये पब्लिक कॉन्फिडेंस लो चल रहा है उस टाइम पे, दूसरा अभी भी मास बैंकिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम है कि अभी आपके नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए पैसा नहीं है। क्लियर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग
गवर्नमेंट कैसे बढ़ा सकती है? 1969 में ना गवर्नमेंट सोचती है हम एक काम करते हैं, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट सोचती है पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग बढ़ नहीं रहा है, हमने तो एसबीआई भी नेशनलाइज कर दिया, फिर भी अभी तक पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग नहीं बढ़ पा रहा है। तो गवर्नमेंट पता है क्या डिसीजन लेती है 1969 में कि जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं सब गवर्नमेंट कंट्रोल में आ जाएंगे। अब सबको गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले, फोर्सफुली टेक ओवर कर ले। और गवर्नमेंट ने एक बिल एक्ट पास कर दिया, उसके तहत जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स थे, ये पंजाब नेशनल बैंक प्राइवेट था, बैंक ऑफ बड़ौदा प्राइवेट था, ये सारे बड़े बड़े बैंक्स ना प्राइवेट थे। गवर्नमेंट ने इन्हें 1969 में नेशनलाइज कर दिया। अब गवर्नमेंट ने इन्हें नेशनलाइज क्यों करा? क्योंकि लोगों का गवर्नमेंट में विश्वास है। अगर गवर्नमेंट बैंक फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट विल बेल इट आउट, तो लोगों का कॉन्फिडेंस होगा बैंक्स में कि यार कल को ये बैंक फेल भी होता है गवर्नमेंट हमारा पैसा लौटा देगी, राइट? तो गवर्नमेंट ने सोचा कि मैं सारे बैंक्स ना नेशनलाइज कर देता हूं, ठीक है, उससे पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग अच्छा हो जाएगा। पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग अच्छा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, सेविंग्स आनी शुरू हो जाएंगी बैंकिंग सेक्टर में, पैसा आना शुरू हो जाएगा, राइट? और वही पैसा तो चाहिए। अच्छा, अब बैंक्स के पास पैसा आ गया। पहले क्या था, जितने भी ये प्राइवेट बैंक्स थे ना, ये एलीट कस्टमर्स को ही लोन देते थे, तभी क्लास बैंकिंग चल रही थी। एलीट कस्टमर्स को लोन क्यों देते हैं? क्योंकि अगर कोई बैंक सोचता है कि यार अगर मैं एक गरीब इंसान को लोन देता हूं ना, तो गरीब इंसान तो डिफॉल्ट भी कर जाता है। मान लो मैंने गरीब इंसान को लोन दे दिया, उसका जो भी काम है चला नहीं, उसके बाद पैसे नहीं है, वो मेरे पैसे नहीं वापस करेगा, वो कहेगा साहब है ही नहीं पैसे, अब क्या करूं, राइट? तो गरीब आदमी को पैसा देना ना बहुत घाटे का सौदा होता है। बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स को लगता है एलीट कस्टमर्स को ही लोन दो, क्योंकि वो एलीट है, उनके बिजनेसेस चल रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो पैसा आपका लौटा देंगे। जितने भी ये मासेस हैं ये पैसा नहीं लौटा पाते। तो इसलिए उस टाइम पे जो प्राइवेट बैंक्स थे ना, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप में थे, वो सिर्फ अर्बन एरियाज को लोन देते थे, एलीट कस्टमर्स को लोन देते थे। गवर्नमेंट ने कहा अब ये प्राइवेट बैंक्स मेरे कंट्रोल में है, अब मेरी ओनरशिप है, मैं जिसको चाहे लोन दूं। अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो गए तो गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट डजंट गो फॉर प्रॉफिट, प्राइवेट कंपनीज गो फॉर प्रॉफिट, गवर्नमेंट गोज फॉर वेलफेयर। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अब मेरी ओनरशिप हो जाएगी ना ये बैंक्स की, अब मैं नहीं एलीट कस्टमर्स को ज्यादा देता, मैं मास बैंकिंग करूंगा, ठीक है, वेलफेयर करूंगा। प्राइवेट ओनरशिप में जब बैंक्स थे तो वेलफेयर नहीं हो पा रहा था, अब जब गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से मासेस को लोन देना शुरू करेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा मैं नेशनलाइज कर देता हूं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मास बैंकिंग होगी। और तीसरा, अब तो गवर्नमेंट की ओनरशिप में है ना बैंक्स गवर्नमेंट के खुद हैं, गवर्नमेंट इन सेविंग्स को जो बैंक्स के पास आ गई उसे कहीं भी यूटिलाइज कर सकती है। तो गवर्नमेंट उन सेविंग्स को या तो मासेस को लोन देने में लगा रही है या नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में लगा रही है। ये सारी सेविंग्स आर बीइंग चैनलाइज्ड इनटू नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, बड़े बड़े चीजों, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम नेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व, ये प्रॉब्लम सॉल्व, ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो बैक इन 1969 गवर्नमेंट डिसाइडेड टू नेशनलाइज बैंक्स, और यही लिखा हुआ है यहां पे। Despite the progress in 1950s and 60s, it was felt that the creation of SBI was not far-reaching enough. SBI बनाने के बाद भी मास बैंकिंग और नेशन बिल्डिंग नहीं हो पा रही है। Since the banking needs of small-scale industries and the agriculture structure was still not covered sufficiently. ठीक है? There was also a perception that banks should play a more prominent role in India's development strategy by mobilizing resources for sectors crucial for economic expansion. सोचा यह गया था कि जितनी भी सेविंग्स हैं उनको यूटिलाइज करो आप उन जगहों पे जिससे इकोनॉमी एक्सपैंड कर सके, नेशन बिल्डिंग हो सके, राइट? तो ये भी सोचा जा रहा था और मास बैंकिंग का भी सोचा जा रहा था। इसीलिए therefore the concept of social banking or social control of banks was being mooted, which led to bank nationalization. Because of these reasons it was decided कि बैंक्स पे सोशल कंट्रोल हो, सोशल बैंकिंग। सोशल कंट्रोल मतलब पूरी सोसाइटी का कंट्रोल हो। बैंक्स जो हैं वो पूरी सोसाइटी की ओनरशिप में आ जाएं। अच्छा, पूरी सोसाइटी कैसे ओन करेगी? सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव ही तो होती है गवर्नमेंट, राइट? तो पूरी सोसाइटी गवर्नमेंट के थ्रू बैंक्स को कंट्रोल करे या ओन करे। दैट मींस सोशल कंट्रोल ओवर बैंकिंग का मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बैंकिंग, बिकॉज सोसाइटी के नुमाइंदे कौन है? गवर्नमेंट ही है।
सो उस टाइम पे सोचा कि ये सारा बैंकिंग सेक्टर को आप गवर्नमेंट कंट्रोल में ले आओ, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, एंड दैट लेड टू बैंक नेशनलाइजेशन इन 1969 ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी रेजिम। क्लियर? तो ये है चीज। अब हम आ जाते हैं नेशनलाइजेशन फेज पे। बैंक नेशनलाइजेशन। In July 1969, 14 commercial banks were nationalized, including the likes of PNB प्राइवेट था, नेशनलाइज कर दिया, बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट था, नेशनलाइज कर दिया, अलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक एक्सेट्रा। 14 कमर्शियल बैंक्स को आपने 1969 में नेशनलाइज कर दिया, आपने गवर्नमेंट कंट्रोल में डाल दिया। ठीक है? सेकेंड वेव ऑफ नेशनलाइजेशन हैपेंड इन अप्रैल 1980। अभी सिर्फ आपने 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज करा था, कुछ प्राइवेट बैंक्स रह गए थे। 1980 में कुछ प्राइवेट बैंक्स जो रह गए थे उन्हें भी आपने नेशनलाइज कर दिया। ठीक है? When 6 banks were nationalized, which made the public sector banks share of deposits to climb to around 92%। तो जो पब्लिक आपकी डिपॉजिट जमा कर रही थी ना बैंकिंग सेक्टर में, 1980 के बाद 92% ऑफ पीपल्स डिपॉजिट्स वर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स मींस गवर्नमेंट कंट्रोल बैंक्स। तो पहले 1980 के बाद सेकेंड वेव ऑफ नेशनलाइजेशन के बाद ज्यादातर डिपॉजिट्स गवर्नमेंट बैंक्स में जा रहे थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, यानी कि 92%। ठीक है? और उस टाइम पे आपने ये भी कह दिया था कि जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट बैंक्स हैं बहुत मोस्टली वो अब गवर्नमेंट में है और कोई नया प्राइवेट बैंक खुलेगा ही नहीं। नेशनलाइजेशन के दौरान एक तो आपने एग्जिस्टिंग प्राइवेट बैंक्स कर लिए अपने कंट्रोल में और नए प्राइवेट बैंक्स खुल ही नहीं सकते थे। अब बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट का होगा। ठीक है? खैर, कुछ रह गए थे प्राइवेट बैंक्स जिन्हें आज हम ओल्ड प्राइवेट बैंक्स कहते हैं, कुछ तब भी रह गए थे, बट वो बहुत कम रह गए थे, ज्यादा शेयर गवर्नमेंट का था। अच्छा, इस नेशनलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? वैसे तो हम कर चुके हैं, मास बैंकिंग करवानी है, जितने भी सरप्लस से आपने फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करते हैं बैंक्स, तो जो सेविंग्स या सरप्लस से पैसा आ रहा है उसे नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में लगाना है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड टू मीट प्रोग्रेसिवली द नीड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन कंफॉर्मिटी विद द नेशनल पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है? नेशनल पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आप बैंक्स फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, सेविंग्स को चैनलाइज करेंगे आगे। क्लियर? टू सिग्निफिकेंट पर्पसेस ऑफ नेशनलाइजेशन वर रैपिड ब्रांच एक्सपेंशन, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी। उस टाइम पे ये बोल दिया गया था कि अगर अब तो सारे बैंक्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया था कि अगर आपको एक अर्बन एरिया में नई ब्रांच खोलनी है ना, तो 4 रूरल एरियाज में साथ में ब्रांच खोलनी पड़ेगी। अगर आपको एक अर्बन एरिया में, एलीट एरिया में ब्रांच खोलनी है तो 4 रूरल एरियाज में ब्रांच खोलनी पड़ेगी। इससे क्या हुआ? ब्रांचेस बैंक्स की बहुत ज्यादा एक्सपैंड होगी, बहुत सारी ब्रांचेस आ गई। जब हर जगह, हर गांव तक ब्रांचेस पहुंच जाएंगी तो अब गांव वाले लोग भी बैंक में पैसा डालेंगे। पहले वो बेचारे अपनी सेविंग्स कहां करते थे? घर पे ही रख देते थे पैसा, और लोन कहां से लेते थे? मनी लेंडर से। अब जब गांव गांव तक बैंक की ब्रांचेस चली जाएंगी तो दीज रूरल पीपल विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल सिस्टम, दे कैन डिपॉजिट देयर मनी एंड दे कैन टेक लोन्स आल्सो। तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ी, और फाइनेंशियल इंक्लूजन का फायदा था, गवर्नमेंट जो लोन्स देती थी ना, एग्रीकल्चरल लोन्स, वो तो सस्ते इंटरेस्ट रेट पे देती थी, कम इंटरेस्ट रेट पे देती थी, पर मनी लेंडर्स बहुत ज्यादा चार्ज करते थे। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग में इंक्लूड होंगे, फॉर्मल बैंकिंग में इंक्लूड होंगे, उतना ही फायदा है, उतना ही कम एक्सप्लॉइट होंगे वो, राइट? तो ये गवर्नमेंट का पर्पस था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ब्रांच एक्सपेंशन, सारे ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियल सिस्टम, फॉर्मल बैंकिंग चैनल में आ जाएं। एंड चैनलिंग ऑफ क्रेडिट अकॉर्डिंग टू प्लान्ड प्रायोरिटीज। जैसा कि आप जानते हो कि 1952 से ही 5 ईयर प्लान्स आने लग गए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट का आता था। उन 5 ईयर प्लान्स में गवर्नमेंट के एजेंडा होता था, इकोनॉमिक एजेंडा के, इस 5 ईयर प्लान में हमने डैम ज्यादा बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी करनी है। अब उनके लिए पैसा चाहिए, तो जो प्लान में आपके प्रायोरिटी होती थी ना, उसके हिसाब से आप बैंक्स को डायरेक्ट कर देते थे कि वहां पैसा डालो, राइट? तो अपने 5 ईयर प्लान्स के हिसाब से अब आप बैंक्स को डायरेक्ट कर सकते हो, बोल सकते हो कि इधर पैसा डालो। तो आपकी नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू योर प्लान होती जाएगी, बिकॉज बैंक्स अब आपके कंट्रोल में है। क्लियर?
ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हन कमेटी, ठीक है, उस टाइम पे नरसिम्हन ग्रुप आया था, 1975 की बात है ये या 76, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी। खैर ये नरसिम्हन साहब बाद में भी आएंगे 91 में। नरसिम्हन कमेटी, रीजनल रूरल बैंक्स वर फॉर्म्ड इन 1975, ठीक है। तो रूरल एरियाज को केटर करने के लिए, रूरल एरियाज के लिए एक स्पेशलाइज्ड बैंक्स आपने बना दिए, रीजनल रूरल बैंक्स, है ना। वो भी इसी नेशनलाइजेशन फेज में ही आपने बनाए, क्योंकि नेशनलाइजेशन फेज में आपका पर्पस क्या है, मास बैंकिंग, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस वाज टू सर्व द लार्ज रूरल पॉपुलेशन एंड प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्लियर, with a view to meet different requirements of different sectors like agriculture, housing, foreign trade, etc. Some development banking institutions were also set up कि different sectors को develop करने के लिए आपने नए टाइप के development banks बना दिए, जैसे आपने नाबार्ड बनाया है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इनको हम करेंगे डिटेल में स्टडी। नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी आपने पहले सुना हुआ है इन्फ्लेशन के चैप्टर में, रिमेंबर एनएचबी, रेजिडेक्स, ये एनएचबी हो गया। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये डेवलपमेंट बैंक्स भी आपने बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हुए इस फेज के, नेशनलाइजेशन के फायदे क्या हुए? वैसे तो नेशनलाइजेशन के फायदे बहुत हुए हैं, पर नुकसान भी हुए हैं। नुकसान हुए तभी तो हम लिबरलाइजेशन फेज में गए, अगर नुकसान ही ना हुए होते, सिर्फ एडवांटेजेस होते, तो आज तक नेशनलाइजेशन चल रही होती, ठीक है। तो नुकसान तो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं, क्लियर। आफ्टर नेशनलाइजेशन इंडियन बैंकिंग ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम क्लास बैंकिंग टू मास बैंकिंग, मेक सेंस। देन इट इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ बैंक ब्रांचेस इन रूरल एरियाज, ठीक है। रूरल एरियाज में जितने बैंक्स जाएंगे, बैंक्स तो गवर्नमेंट स्कीम्स के हिसाब से सस्ते लोन देते हैं ना, 6% 7% के लोन होंगे, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल लोन होते हैं। मनी लेंडर्स 50% भी चार्ज कर लेते थे, 40% भी चार्ज कर लेते थे इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये बेटर है, डेवलपमेंट के लिए बेटर है, सोशल डेवलपमेंट के लिए इंडिया के बेटर है, रूरल डेवलपमेंट के लिए बेटर था। देयर वॉज रैपिड ग्रोथ इन डिपॉजिट्स मोबिलाइज्ड, हाँ, बैंक्स इंडिया के डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में अगर बैंक्स फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे तभी इंडिया की डेवलपमेंट हो सकती है ना। तो बैंक्स इंडिया की डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? जब वो नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। बट बैंक्स फाइनेंस तभी प्रोवाइड करेंगे, नाउ यू नो, अगर उनके पास सेविंग से आ रहा है पैसा। जब तक उनके पास यहां से पैसा नहीं आएगा, लोग बैंक्स में डिपॉजिट ही नहीं करेंगे, तब कैसे, तब बैंक्स आगे फाइनेंस नहीं दे पाएंगे ना। नेशनलाइजेशन के बाद क्या हुआ, सारे बैंक्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो गए, लोगों का विश्वास हो गया कि बैंक में आपका पैसा सेफ रहता है। तो उससे क्या फायदा हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। अब बैंक्स पे पैसा आ जाएगा, जितना बैंक्स के पास सेविंग्स के थ्रू पैसा आएगा, उतना ही बैंक्स आगे फाइनेंस दे सकता है। तो नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज को भी फाइनेंशियल बूस्ट मिला, ठीक है। डिपॉजिट्स मोबिलाइज्ड बाय द बैंक्स, बिसाइड्स क्रेडिट एक्सपेंशन भी हुई। ऑब्वियसली जब पैसा इधर से आएगा तभी तो क्रेडिट एक्सपेंशन होगी, है ना, स्पेशली इन द एरियाज डेजिग्नेटेड एज प्रायोरिटी सेक्टर। नेशनलाइजेशन फेज के दौरान ना कुछ चीजें करी है इन्होंने, नॉट जस्ट सारों को गवर्नमेंट ओनरशिप में ले आए, और कुछ चीजें करी थी, ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं उन्हें। उन्हीं चीजों में से एक है प्रायोरिटी सेक्टर। खैर, this rapid expansion is attributable to a policy which required banks to open 4 branches, जैसा मैंने अभी बताया, in unbanked locations for every branch they opened in bank location। जितनी भी ऑलरेडी जहां पे बैंक्स एग्जिस्ट करते हैं, वहां अगर आपने ब्रांच खोलनी है तो 4 नई ब्रांच साथ में आपको खोलनी पड़ेगी उन जगहों पे जहां बैंक्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, रूरल एरियाज में। तो ये चीज आपने करी है, ठीक है। नाउ to achieve the goal of channeling credit in priority areas, the new nationalized banks were given quantitative targets for expansion of their branch network। अब तो गवर्नमेंट ओनरशिप में है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर दे देती थी, क्योंकि उन्हीं के बैंक्स हैं, कि ब्रांच एक्सपेंशन करो। For the percentage of credit they had to extend to certain sectors and groups in the economy, ठीक है, सॉरी, हाँ, इट्स नॉट जस्ट के ये गवर्नमेंट ओनरशिप में आ गए थे। गवर्नमेंट ओनरशिप में आने के बाद ना
गवर्नमेंट ऐसे कई नॉर्म्स भी लेके आई जिससे गवर्नमेंट इन्हें और कंट्रोल कर रही थी। नॉट जस्ट ये गवर्नमेंट ओनरशिप में है, गवर्नमेंट ऐसे कुछ स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लेके आई जिससे गवर्नमेंट इन्हें टाइम टू टाइम डायरेक्ट करती थी कहां पैसा देना कहां नहीं देना। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं, अब तो आपको पता है। गवर्नमेंट लेके आई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स। गवर्नमेंट कहती है कि कुछ सेक्टर जो है ना इंडियन इकोनॉमी के, वो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर हो गया, स्मॉल इंडस्ट्री एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस प्रायोरिटी सेक्टर हो गया, एक्सपोर्ट्स आपका प्रायोरिटी सेक्टर हो गया, चलो अभी हुआ है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन आपका प्रायोरिटी सेक्टर हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ना प्रायोरिटी सेक्टर्स डिफाइन कर देगी। फिर गवर्नमेंट बोलेगी सारे बैंक्स को कि आप जितने भी लोन्स दे रहे हो ना, आप दो, जितना आपने लोन्स देने हैं दो, बट 40% आपके लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर्स में जाने चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर्स गवर्नमेंट बताएगी, एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग। 40% आपके लोन्स ना प्रायोरिटी सेक्टर में जाने चाहिए। तो जब स्टार्ट करा था तो गवर्नमेंट ने 33.3% रखा था, बाद में गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर को 40% कर दिया था। मतलब अगर एक बैंक 100 रुपए का लोन दे रहा है तो 40 रुपीज का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर कौन से होंगे, डेवलपमेंट करने वाले सेक्टर्स। गवर्नमेंट डेवलपमेंट भी तो करना चाहती है, तो उन्होंने बैंक्स पे ये फोर्स कर दिया, सारे बैंक्स पे चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो, कि 40% आपके लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर में जाने चाहिए। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, उस टाइम पे ना एसएलआर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। यू रिमेंबर एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उस टाइम पे एसएलआर कुछ 30% प्लस होता था। यू रिमेंबर ना एसएलआर? एसएलआर मतलब जितना भी आपका एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, उसका कुछ परसेंट आपको सेफ एंड लिक्विड एसेट्स में लगाना है। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हो ज्यादातर एसएलआर कहां जाता है, जीसेक्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। मेक सेंस? अब गवर्नमेंट ने ना जानबूझ के एसएलआर बढ़ा दिया। दैट मीन्स अब बैंक्स के पास जितना पैसा आ रहा है ना, 30% के उन्हें जीसेक खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा 30% के अगर उन्हें जीसेक खरीदने पड़ेंगे तो जीसेक में जो वो पैसा डाल रहे हैं जीसेक खरीदने में, वो पैसा जा कहां रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट के बोरो करने की इंस्ट्रूमेंट होती है। आप आज गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोगे तो आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो। बैंक्स अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंगे तो ये गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया कि 30% की आपको जीसेक्स लेनी पड़ेगी। और जीसेक्स क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, तो बैंक्स सेविंग्स का 30% गवर्नमेंट को दे रहे हैं। जब गवर्नमेंट कह देगी 30 नहीं 35% है, तो गवर्नमेंट अब ज्यादा पैसे लेगी। तो ये एक तरह का तरीका हो गया कि जो बैंक्स में पैसा आ रहा है, ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट के पास चले जाए। ठीक है ना, गवर्नमेंट के पास चले जाए तो उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होएगा? वेल, गवर्नमेंट नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज में लगा देगी, राइट? तो इसीलिए एसएलआर बढ़ा दिया आपने। एसएलआर बढ़ाने से क्या होगा, जितनी भी सेविंग्स हैं ज्यादातर, काफी हद तक सिग्निफिकेंट चंक गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और गवर्नमेंट उससे डेवलपमेंट एक्टिविटीज करेगी। ठीक है, तो एक तो आपने पीएसएल बढ़ा दिया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आपने कर दिया, फिर आपने एसएलआर बढ़ा दिया, सीआरआर भी बढ़ाया हुआ था उस टाइम पे। अच्छा, एक और चीज कर दी, इंटरेस्ट रेट रेजीम है ना जो रेगुलेटेड कर दी है। मतलब बैंक्स की अपनी फ्रीडम नहीं थी कि वो लोन पे अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेट कर सके। बैंक्स को आरबीआई की तरफ से डायरेक्टिव आता था कि इससे ज्यादा इस एरिया में इंटरेस्ट रेट नहीं रख सकते, इससे ज्यादा इस एरिया में नहीं रख सकते। तो इंटरेस्ट रेट सेट करने की फ्रीडम बैंक्स पे नहीं थी। इंटरेस्ट रेट सेट करने की फ्रीडम जो थी हेवीली रेगुलेटेड थी। अच्छा, दूसरी चीज पता है क्या है? बैंक्स को अच्छे से सप्रेस भी किया जा रहा था। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, एक तरह से गवर्नमेंट को लोन देना ही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना। गवर्नमेंट इस पे ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक्स जो गवर्नमेंट को पैसा देते थे गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेने के लिए, गवर्नमेंट इस पे इंटरेस्ट भी बड़ा कम देती थी। रिमेंबर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आज मैं गवर्नमेंट को 100 रुपए दूंगा, गवर्नमेंट एक साल बाद 107 देगी, 7 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। गवर्नमेंट इन जीसेक्स पे इंटरेस्ट रेट भी कम दे रही थी। तो बैंक्स बेचारे फोर्स नहीं थे। एक तरफ बैंक्स की आपने फ्रीडम छीन ली, वो इसे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देते तो बैंक्स को फायदा होता, पर गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया और इंटरेस्ट रेट भी कम दिया और कंपलसरी भी कर दिया कि आपको 35% पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे मुझे देना पड़ेगा, राइट? पर इससे गवर्नमेंट का पर्पस क्या था? गवर्नमेंट के पास नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज के लिए पैसा आ जाए, राइट? सो ये तीन चीजों के थ्रू, वैसे तो और बहुत सारी चीजें थी, पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग,
एसएलआर और इंटरेस्ट रेट रेगुलेशन के थ्रू गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर को अच्छे से कंट्रोल कर रही थी और जो भी उसके गोल्स थे, मास बैंकिंग, नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज, पब्लिक कॉन्फिडेंस, वो पूरे कर रही थी। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम गॉट बूस्टेड, ये एडवांटेजेस में आ जाएगा। ओके, चलो अब हम देखते हैं लिबरलाइजेशन फेज। वेल 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हमें बैंकिंग सेक्टर को लिबरलाइज करना पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर को लिबरलाइज नहीं करेंगे तो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये ऐसा क्यों सोचा गवर्नमेंट में? जरूर ऐसी बात होगी कि जो आपका नेशनलाइजेशन फेज है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, उसकी कुछ ऐसी डिसएडवांटेजेस होंगी जिससे बैंकिंग सिस्टम क्रश हो रहा था। अभी तो हमने एडवांटेजेस देखी है ना, ये सारी, है ना? तो अब हम देखते हैं बैंकिंग सिस्टम नेशनलाइजेशन फेज की वो डिसएडवांटेजेस जिसकी वजह से आपको लिबरलाइजेशन करनी पड़ी। Clear? Now, the pre-1991 phase in banking sector is also termed as the phase of financial repression. Financial repression. इसे कहते हैं फेज ऑफ फाइनेंशियल रिप्रेशन। फाइनेंशियल रिप्रेशन मतलब बैंकिंग सेक्टर, जो फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट है, उसे रिप्रेस किया जा रहा था। ठीक है, अब ना एक चीज ध्यान से सुनना, बिकॉज जो अब मैं चीज समझाने वाला हूं ये आगे भी काम आएगी। जो फाइनेंशियल रिप्रेशन होता है ना, उसे ना आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो बैंकिंग सेक्टर पे जो होता है, एसेट साइड रिप्रेशन, लायबिलिटी साइड रिप्रेशन। ठीक है, जब बैंक्स की एसेट साइड पे उन्हें रिप्रेस किया जा रहा है ना, दबाया जा रहा है, तो उसे कहते हैं एसेट साइड रिप्रेशन। जब बैंक्स की लायबिलिटी साइड पे रिप्रेशन आ रहा है ना, मतलब स्ट्रेस आ रहा है उन पे, तो उसे लायबिलिटी साइड रिप्रेशन कहा जाता है। अब नेशनलाइजेशन फेज के दौरान बैंक्स के एसेट साइड पे बहुत ज्यादा रिप्रेशन चल रहा था। क्यों? बैंक्स को फोर्स किया जा रहा था ना। अब बैंक्स के एसेट क्या होते हैं? जो पैसा उसके पास आया उससे वो लोन दे सके। अब बैंक्स के एसेट साइड पे आपने रिप्रेशन क्या कर दिया? आपने कह दिया कि जितने आप लोन्स दोगे उसमें से कुछ परसेंट लोन्स तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर में देने पड़ेंगे। तो पीएसएल की वजह से बैंक्स पे प्रेशर आ रहा था कि हम अपनी मर्जी से लोन नहीं दे पाते। क्लियर? दूसरा, जितना बैंक्स के पास पैसा आया 33% के आसपास, 30 to 35% आपको बोल दिया एसएलआर में डालना है। अगर एसएलआर कम होता तो बैंक्स अपनी मर्जी से मनपसंद एसेट्स में पैसा डाल सकते थे, मनपसंद लोन्स दे सकते थे, पर आपने, गवर्नमेंट ने फोर्स कर दिया कि ज्यादातर पैसा आपने एसएलआर में डालना है, और एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। तो बैंक्स के एसेट साइड भी में भी रिप्रेशन चल रहा है। ठीक है, पीएसएल है, एसएलआर है, सीआरआर भी बढ़ा रखा था उस टाइम पे, more than 10% करा हुआ था, सीआरआर बढ़ा हुआ है, बैंक मनपसंद एसेट्स नहीं बना सकता, पीएसएल, एसएलआर, तो बैंक्स के एसेट साइड पे रिप्रेशन है। अच्छा, लायबिलिटी साइड पे रिप्रेशन क्या होता है? लायबिलिटी साइड पे रिप्रेशन होता है जब बैंक्स के पास ज्यादा डिपॉजिट्स नहीं आ रहे होते। तो नेशनलाइजेशन फेज से पहले ना इंडियन बैंकिंग सिस्टम वाज गोइंग थ्रू लायबिलिटी साइड रिप्रेशन। जब लोग पैसा ही नहीं डिपॉजिट कर रहे तो बैंक्स के पास लायबिलिटी साइड भी रिप्रेस है, ज्यादा से ज्यादा लोग डिपॉजिट ही नहीं कर रहे पैसा, बैंक्स के पास डिपॉजिट्स ही कम आ रखे हैं, तो लायबिलिटी साइड रिप्रेशन है। जब दोनों आपके एसेट साइड पे भी रिप्रेशन होता है, लायबिलिटी साइड में भी रिप्रेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन। ठीक है, खैर ये याद रखना, नेशनलाइजेशन फेज के दौरान लायबिलिटी साइड पे इतना रिप्रेशन नहीं था, एसेट साइड पे ज्यादा था। तो इसीलिए नेशनलाइजेशन का जो फेज है ना, उसको हम डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन नहीं कहते, सिर्फ फाइनेंशियल रिप्रेशन कहते हैं। और अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो एसेट साइड रिप्रेशन नहीं था बस, है ना, पीएसएल, एसएलआर, सीआरआर वगैरह वगैरह, बस यही था। लायबिलिटी साइड पे रिप्रेशन नहीं था, लायबिलिटी साइड पे रिप्रेशन था नेशनलाइजेशन से भी पहले। खैर, ये जो डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन का टर्म है ना, ये 2014 का, अभी रिसेंटली का बैंकिंग सेक्टर को डिस्क्राइब करता है। 2014, 15, 16 के टाइम पे हम कहते थे कि बैंक्स आर फेसिंग डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन। उस टाइम में बैंक्स की एसेट साइड भी हिली हुई थी, लायबिलिटी साइड भी हिली हुई है।
खैर करंटली तो बैंक्स की एसेट साइड अभी भी हिली हुई है, बट इस फेज में दोनों साइड्स हिली हुई थी और जिसे हम कहते हैं डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन चल रहा था उस टाइम पे। तो इसीलिए मैंने ये टर्म आपको कराया क्योंकि आगे काम आएगा। जब हम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स करेंगे ना तो हम दोबारा से बात करेंगे क्यों ऐसी हालत होगी। अभी इस टाइम पे बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस से गुजर रहा है, दोबारा क्यों गुजर रहा है, कैसे रिप्रेशन हो रहे हैं, ये वर्ड्स है ना, डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन, एसेट साइड रिप्रेशन, लायबिलिटी साइड रिप्रेशन, ये हम दोबारा बात करेंगे। खैर 1991 से पहले जो नेशनलाइजेशन फेज है उस समय वाज द फेज ऑफ फाइनेंशियल रिप्रेशन एंड प्रिसाइजली एसेट साइड का रिप्रेशन बड़ा खतरनाक था। क्यों था ये रिप्रेशन? क्यों कहते हैं कि बैंक्स वर बीइंग रिप्रेस्ड? नंबर 1, टू स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ सीआरआर। सीआरआर 15% कर रखा है, एसएलआर 38.5% कर रखा है। आधा पैसा जो बैंक्स के पास डिपॉजिट्स में आ रहा है वो तो ले लिया आपने, है ना, और बैंक्स के पास कुछ ही पैसा रह गया जिससे वो आगे अपने एसेट्स बना सकते हैं। दैट कंपेल्ड बैंक्स टू होल्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एलिजिबल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एज कंपेयर टू कमर्शियल एडवांसेस। अब है क्या, बैंक्स अगर नॉर्मल लोन दें तो उस पर उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, बैंक्स अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लें तो उन्हें कम इंटरेस्ट रेट मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कम इंटरेस्ट रेट ले रही है। तो बैंक्स जनरली क्या करेंगे, गवर्नमेंट को लोन ही नहीं देंगे, प्राइवेट जगहों पे लोन देंगे क्योंकि वहां ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। पर गवर्नमेंट ने बैंक्स को फोर्स कर रखा है कि 38.5% पैसा तो कम इंटरेस्ट रेट पे आपको देना ही पड़ेगा, फोर्स कर रहे हैं। अगर बैंक्स को फ्रीडम दे दो वो तो दे ही ना गवर्नमेंट को, हायर मिल रहा है इंटरेस्ट रेट कमर्शियल एडवांसेस में। तो ये रिप्रेशन है। डायरेक्टेड एंड कंसेशनल लेंडिंग टू हाई प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स। प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट बहुत ज्यादा हाई रखा हुआ है, इतना नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट्स, मैंने बताया था ना, इंटरेस्ट रेट सेट करने की फ्रीडम भी नहीं है बैंक्स में। देन नेक्स्ट, कंपटीशन नहीं है, लैक ऑफ कंपटीशन है। ठीक है, सारा तो गवर्नमेंट सेक्टर के पास है। The overall economy, the Indian banking sector had several severe structural problems by the end of 1980s. ठीक है, आपका बैंकिंग सेक्टर इतना अनप्रॉफिटेबल हो गया था ना, जब बैंक्स को आप फोर्स ही कर दोगे। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उसके दो पर्पस होते हैं, एक तो डेवलपमेंट करना, ठीक है, दूसरा प्रॉफिट कमाना। तो गवर्नमेंट का जनरली फोकस होता है डेवलपमेंट पे, प्राइवेट प्लेयर्स का होता है प्रॉफिट पे। अब गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन इसलिए की क्योंकि ब्रिटिश टाइम्स में प्रॉफिट मोटिव इतना स्ट्रांग था कि डेवलपमेंट हो ही नहीं रही थी कंट्री की। तो गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन करके ना डेवलपमेंट को भी वापस ले आए। ठीक है, कि अब बैंकिंग सेक्टर का पर्पस डेवलपमेंट करना है, प्रॉफिट करना नहीं है। बट उसकी वजह से प्रॉब्लम पता है क्या हुई, गवर्नमेंट को इन दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया कि प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल ही नीचे गिर गया। अब बैंक्स अगर पैसा ही नहीं कमाएंगे तो बैंकरप्ट होते जाएंगे, बैंक्स ही बैंकरप्ट हो रहे हैं, बैंक्स पे ही पैसा खाली होता जा रहा है। गवर्नमेंट कब तक बचाती रहेगी बैंक्स को? इंडिया में जो गवर्नमेंट बैंक्स थे ना वो फेल होते जा रहे थे, वो तो इसलिए चल रहे थे कि गवर्नमेंट बैकिंग थी उसको। वैसे अगर वो प्राइवेट बैंक्स होते बंद हो चुके होते ये सारे बैंक्स, पर बिकॉज गवर्नमेंट बैकिंग थी तो गवर्नमेंट एक तरह से उन्हें घसीट रही थी, राइट? अब बैंक्स फेल होते जा रहे, फिर भी गवर्नमेंट किसी तरह पैसा डाल डाल के उन्हें घसीट रही है। गवर्नमेंट का भी तो खर्चा हो रहा है इतना ज्यादा, मेक सेंस? ठीक है, तो बिकॉज प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल ही नील कर दिया, हमारा बैंकिंग सेक्टर ही फेल होता जा रहा था। ठीक है, इसीलिए 1991 में सोचा कि यार लिबरलाइज करो, ये डेवलपमेंट वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसे थोड़ा कम करके बैलेंस में रखो इन्हें, तो इसीलिए आप लिबरलाइज करो, ये सोचा जा रहा था। The Indian banking sector had severe structural problems by the end of 1980s. The major of those problems were अनप्रॉफिटेबिलिटी, इनएफिशिएंट हो गए थे। ये तो हम सारे जानते हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल कोई भी बिजनेस हो, चाहे बैंक हो चाहे बिजनेस हो, अनप्रॉफिटेबल होता है। एंड फाइनेंशियल अनसाउंडनेस। By international standards, the Indian banks were even despite a rapid growth of were even going through losses. ये मैं अपडेट कर दूंगा आपके नोट्स में। इंडियन बैंक्स ना लॉसेस में जा रहे थे डिस्पाइट रैपिड ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट्स। अच्छा, वर इवन डिस्पाइट अ रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट्स एक्सट्रीमली अनप्रॉफिटेबल। कहने का मतलब इतना ज्यादा डिपॉजिट्स में पैसा आ रहा है बिकॉज पब्लिक कॉन्फिडेंस है, फिर भी अनप्रॉफिटेबल थे इंडियन बैंक्स, इतने मिसमैनेज हो रहे थे। This not only hindered in the development of banking sector but also eroded their profitability. Yes. To remedy all these problems, financial sector reforms were implemented based on the recommendations of Narasimhan 1 and 2. इंडिया का बैंकिंग सेक्टर 1991 तक इतना तबाह हो गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
वही नरसिम्हन नाम अगेन दोबारा आता है, नरसिम्हन कमेटी बिठाई कि ये फाइनेंशियल सेक्टर को लिबरलाइज कैसे किया जाए, बैंकिंग सेक्टर को लिबरलाइज किया जाए, कैसे किया जाए। तो 1991 में आपकी बैठती है नरसिम्हन कमेटी, और नरसिम्हन कमेटी कुछ रिकमेंडेशंस देती है, और ज्यादातर वो रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लेती है और बैंकिंग सेक्टर को लिबरलाइज कर देती है। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। ओके, हाँ, यहां पे लिखा हुआ है नरसिम्हन 1। नरसिम्हन कमेटी ना 1991 में गवर्नमेंट ने बना तो दी, नरसिम्हन कमेटी जब बना दी और गवर्नमेंट ने उसकी कुछ रिकमेंडेशंस मान के इंप्लीमेंट कर दी, गवर्नमेंट ने 1997 में नरसिम्हन की कमेटी दोबारा बिठाई ये चेक करने के लिए कि ये जो हमने रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करे हैं ये काम कैसे करे हैं। तो रिव्यू ऑफ रिफॉर्म्स के लिए आपने नरसिम्हन 2 कमेटी बिठा दी कि एक तो आपने रिफॉर्म्स दे दिए, अब उनकी ये चेक करना है कि उनकी इंप्लीमेंटेशन कैसे चल रही है, उसके लिए आपने नरसिम्हन 2 कमेटी बिठा दी। खैर, हम नरसिम्हन 1 जो नरसिम्हन कमेटी है ना बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में, हम इसे और डिटेल में करेंगे। ठीक है, अभी मैं बस ये लिबरलाइजेशन फेज को समझाने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है ना नरसिम्हन की कमेटी की वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नरसिम्हन 1 की रिकमेंडेशंस क्या थी? SLR should be based on prudential requirements of banks and not be viewed as major instrument of financing government budget. ठीक है, in 5 years reduce SLR to 25%, 33.5% SLR चल रहा है। नरसिम्हन जी कहते हैं कि SLR को आप 25% कर दो, और अब तो और भी कम है, 18-19% है SLR। तो नरसिम्हन ने कहा SLR कम करो। नरसिम्हन ने लॉजिक पता क्या दिया? नरसिम्हन कहता है यार SLR हमने रखा क्यों था? याद करो कि SLR हमने वैसे रखा क्यों था? SLR हमने इसलिए रखा था कि बैंक्स के पास जो पैसा आ रहा है उसमें से कुछ पैसा ना बैंक सेफ एंड लिक्विड एसेट्स में डाले, ताकि कल को लोग पैसा वापस मांगने आ जाए तो बैंक्स के पास कुछ हो। बैंक सारा का सारा पैसा आगे लोन आउट ना कर दें, कुछ साइड पे रिजर्व्स रखे कि कल को जिन्होंने डिपॉजिट करा है वो पैसा वापस मांगे तो बैंक्स के पास पैसा हो उन्हें वापस करने के लिए। पर गवर्नमेंट ने तो इसे बैंक से पैसा छीनने का जरिया बना लिया। SLR जो नंबर होना चाहिए ना, इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कितने रिजर्व्स होने चाहिए बैंक्स के, थोड़े कमर्शियल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे SLR रखो। गवर्नमेंट फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट सोच के ना रखो कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए इसलिए SLR बढ़ा देते हैं। नहीं, SLR की वैल्यू वही होनी चाहिए जिससे बैंक सेफ रहे, सेफ रिजर्व्स रखे। ठीक है, तो कम करो, रिड्यूस CRR। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट शुड बी स्केल डाउन फ्रॉम हाई लेवल ऑफ 40% टू 10%। ठीक है, नरसिम्हन ने कहा था कि PSL टारगेट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट 40% से 10% करो। दो ये रिकमेंडेशन मानी नहीं गवर्नमेंट ने, ये भी मान ली, ये भी मान ली। ठीक है, डीरेगुलेट इंटरेस्ट रेट रिजीम, बैंक्स को फ्रीडम दो कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करे किस लोन का कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। डू अवे विद एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट। देन प्रॉफिटेबल बैंक शुड बी गिवन परमिशन टू रेज फ्रेश कैपिटल फ्रॉम पब्लिक थ्रू कैपिटल मार्केट्स। प्रॉफिटेबल बैंक्स जो होंगे उनको पैसा रेज करने की कैपेबिलिटी भी दे दो। ठीक है, और बहुत सारी चीजें कही हैं इसने। कैपिटल एडिक्वेसी स्टैंडर्ड्स रेकमेंडेड अंडर बासल नॉर्म्स, ये क्या होता है कैपिटल एडिक्वेसी स्टैंडर्ड्स, ये हम आगे करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये पॉइंट समझ नहीं आएगा, डोंट वरी, आगे समझ आ जाएगा। Then special tribunal should be set up to speed up the recovery of bad loans. Bad loans मतलब जो NPA हो जाते हैं, डिफॉल्ट केसेस होते हैं कि बैंक ने किसी को लोन दिया, वो बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देता है और बैंक का पैसा ही नहीं वापस करता। तो ये केसेस होते हैं बैड लोन्स के, बैंक्रप्सी के केसेस। तो नरसिम्हन ने कह दिया था कि बहुत सारे ऐसे बैंक्रप्सी के केसेस हैं वो कोर्ट में पड़े हुए हैं, रिजॉल्व ही नहीं हो रहे, तो उनके लिए आप स्पेशल कोर्ट सेटअप कर दो कि बैंक्स ने जो पैसा फंसा हुआ है बैंक्स का वो रिकवर हो जाए, तो बैंक्रप्सी केसेस जल्दी रिजॉल्व हो जाए, उसके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल सेटअप करो। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये भी आपको आगे समझ आ जाएगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड का, ये भी हम आगे करेंगे। तो ये दो पॉइंट्स हम आगे करेंगे। क्लियर? Abolish the system of branch licensing and give freedom of expansion or closing down of non-viable branch. पहले RBI से परमिशन लेनी पड़ती थी कहीं भी ब्रांच नहीं बनानी है, नहीं बनानी। इन्होंने कह दिया कि परमिशन नहीं, बैंक्स अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के हिसाब से देखे कहां ब्रांच नहीं लगानी है, कहां ब्रांच को बंद करना है। Then entry for private and foreign banks should be liberalized. नेशनलाइजेशन फेज में ना
जो नए प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी एंट्री ऑलमोस्ट बैन ही समझ लो, बैन प्रॉपरली नहीं थी पर बड़ी मुश्किल थी। फॉरेन बैंक्स तो इंडिया में आ ही नहीं सकते थे, तो नरसिम्हन ने कहा कि अलाउ द एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, और ये रिकमेंडेशन जरूर मानी गई है, ठीक है। तभी तो नए नए प्राइवेट बैंक्स आए, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, आपका HDFC, फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में आने लग गए थे, ठीक है। इसी वजह से फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स 1991 के बाद नए प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स इंडिया में आने लग गए, ठीक है। और उसी वजह से ना, उसकी वजह से 1991 की लिबरलाइजेशन की वजह से प्राइवेट बैंक्स भी ना इंडिया में दो तरीके के हैं, ये याद रखना चीज। एक को हम कहते हैं ओल्ड प्राइवेट बैंक्स, एक को हम कहते हैं न्यू प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, याद रखना। ओल्ड प्राइवेट बैंक्स पता है कौन से हैं? जो नेशनलाइजेशन फेज के दौरान ना नेशनलाइज हुए नहीं थे। कुछ प्राइवेट बैंक्स गवर्नमेंट ने छोड़ दिए थे नेशनलाइज होने से, ठीक है, उन्हें हम ओल्ड प्राइवेट बैंक्स कहते हैं। और न्यू प्राइवेट बैंक्स पता है कौन से हैं? जो नए प्राइवेट बैंक्स 1991 के बाद बने हैं। तो 1991 के बाद जो ये बैंकिंग सेक्टर में लिबरलाइजेशन हुई है, उसके बाद जो प्राइवेट बैंक्स आए थे उन्हें एनपीबी, न्यू प्राइवेट बैंक्स कहते हैं। और जो बैंक्स गवर्नमेंट नेशनलाइज करना छोड़ दिया था गवर्नमेंट ने, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें ओल्ड प्राइवेट बैंक्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसने और जेनेरिक सी, मतलब काफी जनरल सी रिकमेंडेशन दी है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स मस्ट बी लेफ्ट टू द जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स, ठीक है। और पहले बैंकिंग सेक्टर पे डुअलिटी ऑफ कंट्रोल था, मतलब आरबीआई भी कंट्रोल करता था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी बैंक्स को कंट्रोल करता था। तो डुअलिटी ऑफ कंट्रोल ओवर बैंकिंग सिस्टम बिटवीन आरबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शुड एंड एंड आरबीआई शुड बी द प्राइमरी एजेंसी ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। आप आरबीआई को मेन एजेंसी बनाओ रेगुलेशन के लिए, पहले दोनों कंट्रोल करते थे, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कंट्रोल हटा दिया। ये रिकमेंडेशन भी मान लिया आपने, ठीक है। तो ये नरसिम्हन वन ने रिकमेंडेशंस दी थी और इसकी वजह से आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो लिबरलाइज होने लग गया। लिबरलाइज करने का रीजन आपको समझ आ गया, बैंकिंग सिस्टम अनप्रॉफिटेबल होता जा रहा था, फ्रीडम ही नहीं थी, ठीक है। नरसिम्हन ने ना, तो नरसिम्हन वन ने तो एक और चीज बोली थी। नरसिम्हन वन कहता था, मतलब कमेटी में ही कहा था कि मेरा विजन पता है क्या है, कि इंडिया में ना 3 टियर बैंकिंग स्ट्रक्चर हो। नरसिम्हन कमेटी ने कहा है कि इंडिया में ना 3 to 4 ग्लोबल बैंक्स हो, वो बैंक्स जिनकी ग्लोबल प्रेजेंस है, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, कि उनकी और कंट्रीज में भी ब्रांचेस हैं, बड़े बैंक्स बन जाए इंडिया के। 8 to 10 नेशनल बैंक्स हो, नेशनल लेवल के, जिनकी इंडिया में प्रेजेंस है पर बड़े बैंक्स हैं। और बाकी हो रीजनल बैंक्स, जिनका रीजनल फुटप्रिंट है, एक स्टेट में हो गया, 2 स्टेट में हो गया, बाकी छोटे छोटे बैंक्स। तो 3 टियर आर्किटेक्चर होना चाहिए। खैर नरसिम्हन वन ने तो 4 टियर बोला था, पर नरसिम्हन 2 कमेटी ने आके उसे 3 टियर कर दिया था, ठीक है। 3 to 4 ग्लोबल लेवल के बैंक्स, 8 to 10 नेशनल लेवल के बैंक्स, और फिर रीजनल लेवल के बैंक्स, ठीक है। अच्छा, नरसिम्हन वन तो एस्टैब्लिश होगी, गवर्नमेंट ने कई रिकमेंडेशन मान भी ली। 1997 में इन रिकमेंडेशन को रिव्यू करने के लिए नरसिम्हन 2 आती है, वो भी कुछ रिकमेंडेशंस देती है, पर उन रिकमेंडेशंस को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी मेरा पर्पस था लिबरलाइजेशन फेज को समझाना, ठीक है। नरसिम्हन 1 और नरसिम्हन 2 को कभी हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, या डिटेल में इनकी रिकमेंडेशन बोथ नरसिम्हन 1 की और नरसिम्हन 2 की आपको नोट्स में मैं बाद में दूंगा, नॉट आज की क्लास में, क्लियर। अभी आपको ये फेजेस समझ आने चाहिए नेशनलाइजेशन, एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे लिबरलाइजेशन फेज खत्म होता है और हमने जो करना था 4 फेजेस ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये हमारा खत्म होता है। प्री इंडिपेंडेंस, प्री नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स, ठीक है। खैर टाइप्स ऑफ बैंक्स मैं आपको आज नोट्स में दे दूंगा, आप एक बारी ब्रीफ रीडिंग दे देना। कल की क्लास में हम टाइप्स ऑफ बैंक्स भी करेंगे कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, वो हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। बट आई वुड वांट कि आप पढ़ भी लेना जो नोट्स में मिलेंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम कल स्टार्ट करेंगे जो हमने करा था, वेरियस टर्म्स एसोसिएटेड विद बैंकिंग। इसमें हम करेंगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, अभी हमने बात करी थी ना बासल नॉर्म्स, वो क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम करेंगे,
ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू लाइक द लेक्चर। आई होप आपको बैंकिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन से कुछ क्लैरिटी हुई कि बैंकिंग सिस्टम करता क्या है हमारी इकोनॉमी के लिए। आई होप ये सारी चीजें हुई हों, आपको अच्छा लगा हो आपका लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज राइट दोस डाउट्स टू मी, आई विल बी हैप्पी टू क्लियर देम ऑल। हाय, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।